तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। पिछले लेक्चर में हम लोग बिहार का बजट कर लिए थे, है ना। इस लेक्चर में हम लोग बिहार का इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे और इसके साथ ही एक बहुत ही बड़ा चंक आपका देखोगे इकोनॉमी। अगर आप देखो तो लगभग इकोनॉमी आपका खत्म हो जाएगा प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि बीपीएससी की जहां तक बात है तो इकोनॉमी अगर आप देखोगे तो बीपीएससी में इकोनॉमी का मतलब हुआ बिहार का बजट और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे। उसके अलावा छोटे मोटे चीजें पूछते हैं वो, जैसे जीडीपी का क्या होता है, अलग अलग तरीका उसको मेजर करने का, 5 ईयर प्लान से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है। बट उसके अलावा जो मेजॉरिटी, जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है, दैट इज बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, जो आप लोग को बहुत डिटेल में मैंने बजट पढ़ा दिया है। इकोनॉमिक सर्वे भी उसी तरीके से डिटेल में कवर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में आप लोग एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न्ड आप मचाऊ हो जाओगे, ठीक है। लेकिन स्टार्ट करने के पहले देखो, पिछले लेक्चर में हम ये भी एक स्टॉकडेल पैराडॉक्स की बात किए थे आपसे। स्टॉकडेल पैराडॉक्स मेरे को टाइम नहीं मिला उस लेक्चर में बताने का। पहले आप लोग ये बताओ कि कैसा अभी पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है। देखो ये लाजमी है कि इस टाइम में डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। कोई यहाँ पे उतना स्टड नहीं है कि जिसको ये नहीं लगता होगा। अगर वो लगता है तो एकदम नॉन सीरियस कैंडिडेट है, उसको इग्नोर मारो। तो ये सबको है, लाजमी है कि ये लगता है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी लर्न करना पड़ेगा, हमें ये डेवलप करना पड़ेगा अपनी पर्सनालिटी को ऐसे कि इन सारे प्रेशर के बीच में हम अपना रिवीजन कर पाए, हम अपना जो पढ़ाई का एक रूटीन बनाए हुए वो चलता रहे। ऐसा नहीं हो कि हम पूरा प्रेशर में आके डेबिलिटेट हो गए, हम प्रेशर में आके टेंशन में आके पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो एक मैं आपको जो है स्टॉकडेल पैराडॉक्स के बारे में बताऊंगा। मैंने कुछ टाइम पहले पढ़ा एंड इट फेल्ट सो एम्पावरिंग। जनरली देखो मैं सेल्फ हेल्प बुक से सब को ना बहुत ही अवॉइड करता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ आता है जो कि लगता है यार मतलब ये तो सही में बहुत ही सही चीज़ है। स्टॉकडेल पैराडॉक्स जो है वो नाम पड़ा है इस पैराडॉक्स का स्टॉकडेल के नाम पे। ये स्टॉकडेल एडमिरल थे, यूएस नेवी में कुछ अपना वो चीफ थे। जब वियतनाम वॉर चल रहा था तो उस समय क्या हुआ कि इनको वियतनाम के साइड वालों ने पकड़ लिया और प्रिजनर्स ऑफ वॉर वाले कैंप में इनको रखा गया। अब वहां पे इतनी मतलब हैवान तरीके से देखो, वहां पे जब वॉर होती है तो भले ही जेनेवा कन्वेंशन बोलता है कि आप जो एनिमी कंट्री है उसके भी सोल्जर्स को एक ह्यूमन ट्रीटमेंट देंगे, बट वो नफरत आ ही जाती है जब युद्ध हो रहा होता है। अगर आपको दूसरे साइड ने पकड़ लिया है तो आपके साथ थोड़ी हैवानियत करेगा ही करेगा, ठीक है। तो अब उनके साथ क्या होता कि यार मतलब स्टॉकडेल पकड़ा गया और ही लिव्ड इन दैट कैंप, प्रिजन कैंप फॉर 8 ईयर्स, 8 साल तक वो रहे वहीं पे, ठीक है। तो अब वो सोचे कि यार मतलब हम निकलेंगे यहां से कैसे यहां से हम निकले। तो देखो उनके अंदर में एक ये चीज थी कि भाई कभी ना कभी फाइनली इन द एंड आई एम गोइंग टू गो आउट ऑफ दिस प्रिजन। ये एक बहुत ही बड़ा उनके अंदर में होप था। दूसरा ये भी था कि भाई लेकिन वो दिन आएगा, कब आएगा ये नहीं पता, लेकिन जब वो दिन आएगा तब तक मुझे अपने आप को यहां पे सरवाइव करना है। अगर मैं उस दिन के पहले ही मर गया तो फिर तो वो दिन आएगा तो उस समय मरा हुआ रहूंगा मैं। तो वो दिन और देखो उस समय पता नहीं चलता है कि भाई पता नहीं कब आप लोग को फिर से रिलीज किया जाएगा। तो ये जो चीज है कि एक होप आप में रहे कि भाई कभी ना कभी मैं प्रिजन से बाहर जाऊंगा, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम यू आर वेरी मच अटेंडेंट, यू आर वेरी मच कॉग्निजेंट, अवेयर कि आपकी रियलिटी क्या है। आपकी रियलिटी ये है कि आप एक प्रिजन में, किसी एनिमी कंट्री के प्रिजन में आप बंद हो और पता नहीं क्या हो जाएगा, आपके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट हो रही है। एंड दिस इज योर फैक्ट दैट यू हैव टू एड्रेस, दैट यू हैव टू अग्री टू, दैट यू हैव टू एक्नॉलेज कि ये आपकी फैक्ट है, इससे आप भाग नहीं सकते हो। बट एट द सेम टाइम आप में एक होप है, एक ऑप्टिमिज्म है। तो स्टॉकडेल पैराडॉक्स जो बोलता है वो ये बोलता है कि एक तरफ आपका ब्रूटल रियलिज्म है कि आप जो लाइफ के फैक्ट्स हैं, जो अभी का ये सच है, उससे आप भाग नहीं रहे हो। और दूसरा है कि आप में एक इंड्यूरिंग ऑप्टिमिज्म है कि एट द सेम टाइम यू आर ऑप्टिमिस्ट कि भाई आज ना कल मैं इससे निकल जाऊंगा। तो वही आपको स्टेट ऑफ माइंड अभी चाहिए। ये ब्रूटल रियलिज्म है, ये आपको फैक्ट अग्री करना पड़ेगा कि भाई अभी टाइम ऐसा है, कंपटीशन ज्यादा है, मुझे पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो है 7-8 घंटे 10 घंटे पढ़नी पड़ेगी। दिस इज द फैक्ट राइट नाउ।
इससे आप भाग नहीं सकते हो। आप ये नहीं सोच सकते हो कि 2-3 घंटा पढ़ के आपसे हो जाएगा, नहीं होगा। ये बात आप मान लो। और एट द सेम टाइम आपके अंदर में एक ऑप्टिमिज्म होनी चाहिए। कंपटीशन है, सब चीज है, बट एट द सेम टाइम आप ऑप्टिमिस्टिक रहो कि मैं अपना काम करूंगा और मेरे को फिर सक्सेस कभी ना कभी अभी मिलेगी ही। ठीक है, तो ये आप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपको मैं एक ह्यूग जैकमैन, जो आप लोगों ने एक्समैन सीरीज जो देखी होगी, तो उसमें ह्यूग जैकमैन है ना, जो वुल्वरीन बना हुआ है, तो उसका भी कहानी यही है। वो कॉलेज के टाइम में क्या था कि अपना अलग अलग, देखो जैसे बाहर में क्या होता है कि कॉलेज में ही वो लोग क्या करने लगते हैं, इंटर्नशिप करने लगते हैं, अलग अलग वेटर बन जाएंगे, फिर उसके बाद में कुछ गार्डनिंग करने लग जाएंगे, ये सब चीज़ें। जो लड़कियां होती है वो बेबी सीटिंग करने लगती है कि किसी के घर में बच्चों को बेबी सीट कर रही हैं जब तक कि उसके पेरेंट्स लोग नौकरी पे गए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे एक कल्चर है। ह्यूग जैकमैन भी ऐसे ही अलग अलग जगह काम किया, जिम में काम किया, पिज्ज़ा वाले वहाँ पे शॉप में काम किया, ये सब किया। उसके बाद लास्ट सेमेस्टर जब उसका आता है कॉलेज का, तो वो सोचता है कि यार मुझे एक्टर बनना है। बट उसने ये जो काम किया हुआ था अलग अलग जगह, तो उसने बोला कि यार जो जहां भी मैंने ये काम किया, तो उसने एनालाइज किया, तो ये पाया कि भाई देखो ये जो बिजनेसेस हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, ये लोग क्या किए थे कि 365 दिन तक 7 दिन ये अपना दुकान खोलते हैं, और उसके बाद ऐसा करने से एकदम कॉन्स्टेंटली ऐसा करते हैं, तब जाके कुछ सालों में उनको सक्सेस मिलती है। तो मेरा जो एक्टर अगर बनने का मेरा सपना है, तो एक्टिंग इज ऑल्सो लाइक अ बिजनेस, ये मेरे को भी ऐसे ही बिजनेस की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। और उसने फिर अपने आप से एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि 5 साल तक 7 डेज 365 डेज अ ईयर मैं 5 साल तक एक्टिंग करूंगा, एक्टिंग की क्लासेस जाऊंगा, उसमें कोई बंक नहीं मारूंगा। ठीक है, और 5 साल तक मेरे को करना है ये चीज, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। जब वो स्टार्ट किया उसके बाद में, एंड वो इतना ब्रूटल था, वो किसी भी कीमत पे अपना वो कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो अब खुद से कॉन्ट्रैक्ट उसने बनाया था, वो कभी नहीं उसने वायलेट किया। 5 साल तक गया, और 5 साल कंप्लीट होने के पहले उसको एक्समैन सीरीज मिल गई थी, जो कि उसको मतलब पूरा नाम ही कर दिया। तो कुछ भी हो जाए, चाहे पानी, ठंड, बर्फ, गर्मी, कुछ भी हो जाए, वो जाता था। और वो जब वहां पे जाता था क्लास में, तो उसको लगता था कि यार हम कितने बड़े मतलब मूर्खाधिराज हैं कि यहां पे तो हमसे बढ़िया बढ़िया एक्टर लोग हैं, हम तो सबसे स्टूपिड पर्सन हैं इन द क्लास। लेकिन उसके साथ ही उसमें ऑप्टिमिज्म था कि यार कुछ ना कुछ होगा। द ब्रूटल रियल, देखो ये रियल फैक्ट है कि उसको ऐसे नहीं हो जाएगा कि एक्टिंग ऐसे ही आ जाएगी। उसके लिए 5 साल उसको ये एक्नॉलेज किया उसने कि भाई दिस इज अ डिफिकल्ट थिंग, एक्टिंग ऐसे ही नहीं आ जाएगी, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। उसने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिया, बट एट द सेम टाइम ही वॉज ऑप्टिमिस्टिक कि ये करते करते मैं कहीं अच्छे जगह पे जाऊंगा। तो आप लोग को भी ये जो है स्टॉकडेल पैराडॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे डाइग्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि देखो अभी के टाइम में क्या है कि थोड़ा एंग्जाइटी में लोग ज़्यादा जो है ना, ये सब चीज़ें होने लगती है कि पढ़ नहीं पा रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब लाइक मेडिकेशन की भी नौबत आ जाती है। तो यार ये सब चीज़ें नहीं करनी है, बी ए स्ट्रांग, सब कोई इसी शिप पे है। ठीक है, अब चलो इकोनॉमिक सर्वे हम लोग स्टार्ट करते हैं। और देखो यार ये सब फ्री लेक्चर्स, बहुत ये सब मेहनत के बाद में फ्री लेक्चर्स बन रहे हैं आपके लिए, ये सबसे BCW को कुछ पैसा नहीं मिल रहा है ना। तो आप लोगों से एक अपील है कि अगर आप लोग को ये लेक्चर्स अच्छा लग रहा है ना, तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि BCW एक गोल के साथ में स्टार्ट हुआ था। आप देखोगे कि कोर्स के भी जो फीस है ना वो बहुत ही कम है, क्योंकि देखो सस्टेन करना है, चीज़ें करनी है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो कोर्सेज चलाने पड़ते हैं उन सब चीज़ों के लिए। बट आप देखो कि बहुत सारी चीज़ें फ्री में लेके आ रहे हैं। तो हम लोग का जो गोल है वो ये भी है कि हम एजुकेशन का रिवोल्यूशन लेके आए, कि यहाँ पे BPSC में, बिहार में जो लोगों को उतना पैसा नहीं है कि वो किसी कोचिंग में जाके पढ़ पाएँ, तो ये एक मीडियम हो ऐसा कि उन लोग के पास भी एजुकेशन पहुँच पाए, अच्छा एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो ही करना, अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर देना। इससे क्या होगा कि हम लोग का जो एक एम है वो भी पूरा होगा कि हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच पा रही है हमारी जो एक इनिशिएटिव है। ठीक है, तो और बाकी देखो पेन निकाल के बैठ जाओ, कॉपी निकाल के बैठ जाओ, या फिर कमेंट करना है। देखो मैं बता रहा हूं कि इससे ज़्यादा देखो बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं वो। ठीक है, अगर आप अभी रट लोगे ना, साथ में मेरा यही एम है कि अगर मैं लेक्चर ले रहा हूं तो यार अभी रटवा दूं, कि आप लोग को 2-3 रिवीजन जो है ना वो कम और करना पड़े। अगर 5 रिवीजन करने वाले थे तो 2 रिवीजन में ही हो जाएगा। अब ऐसा मेरा एम है। तो उसके लिए या तो आप खुद ही पेन पेपर निकाल के उस पर लिखो जो भी मैं क्वेश्चन दूंगा,
या तो कमेंट करो, क्योंकि अगर वो नहीं करोगे ना तो मेरा कोई फिर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा क्वेश्चंस बनाने का। मैं क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना के रखता हूं अलग अलग टॉपिक के लिए, ऐसा नहीं कि उस समय मैं सोचता हूं और ये क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जो भी मैं बना रहा हूं ये आप लोग के लिए कि भाई आप लोग को रिवीजन हो जाए, आप लोग दिमाग को जोड़ डालो, तो ये प्लीज करो, ठीक है। अब देखो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बजट हमने देख लिया था, अब हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे। तो लेकिन स्टार्ट करने के पहले हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। भाई एक बजट है तो दूसरा इकोनॉमिक सर्वे, तो मतलब क्या, क्यों इकोनॉमिक सर्वे क्यों ला रहे हैं, क्या है ये, क्या डिफरेंस है। क्योंकि हमेशा जब हम बजट पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक सर्वे साथ में पढ़ते हैं, क्या कुछ मतलब इन लोग के बीच में लिंक है क्या, तो ये थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखो सबसे पहला चीज कि ये प्रेजेंट कब की जाती है बजट को, आपको मैंने कल ही बताया था कि 28 फरवरी को हमारे विजय कुमार चौधरी जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने प्रेजेंट किया सदन में। जो इकोनॉमिक सर्वे है वो आपको एक दिन पहले, 1 डे बिफोर द बजट, 28 फरवरी को अगर आपका बजट प्रेजेंट हो रहा है तो 27 फरवरी को इकोनॉमिक सर्वे सदन में, लेजिस्लेचर में आपका प्रेजेंट होता है। एक दिन पहले, याद रखोगे कितना दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट होता है, एक दिन। कितना दिन पहले, कितना दिन कितना दिन कितना दिन, एक दिन, ठीक है। ईयर का अगर आप लेवल देखोगे, जो वर्ष जो होते हैं जो लिखे, जैसे मान लो कि 28 फरवरी 2023 को जो बजट प्रेजेंट हुआ तो उसका कुछ लेवल होता है ईयर का, आप देखते होगे वो होता है, वो जो ईयर है मैंने आपको कल ही बताया था 2023-24 लिखते हैं। अगर 28 फरवरी 2023 को अगर बजट प्रेजेंट हो रही है तो नेक्स्ट ईयर के लिए होती है। और नेक्स्ट ईयर क्या होती है, जैसे मान लो कि ये मार्च 31 तक चलेगा 2023, उसके बाद नेक्स्ट ईयर आती है 1 अप्रैल से शुरू होती है फाइनेंशियल ईयर जो हमारी है, वो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024। तो ये आपका ईयर, तो ये जो आपका प्रेजेंट होता है 28 फरवरी 2023 को जो प्रेजेंट हुआ है बजट, वो बजट है 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 वाला। तो ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए होती है। लेकिन वही अगर आप बात करोगे इकोनॉमिक सर्वे, वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के लिए होती है जो खत्म हो रही है अब। अगर 27 फरवरी 2023 को आप प्रेजेंट कर रहे हो बजट, तो वो बजट किसके लिए है, 2022-23 इकोनॉमिक सर्वे, सॉरी इकोनॉमिक सर्वे अगर आप 27 फरवरी को प्रेजेंट कर रहे हो तो इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के लिए है इकोनॉमिक सर्वे, जो अभी खत्म होने वाला है, ठीक है। तो आप ये चीज याद रखोगे। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट करता है कि बजट आपको लेके आना ही है? हाँ, मैंडेट करता है। हमने कल ही देखा था कि आर्टिकल 202 में जो राज्य हैं, जो स्टेट्स हैं, उनको बजट प्रेजेंट करना है, और आर्टिकल 112 में आपका इंडिया के लेवल पे सेंटर को प्रेजेंट करना है। तो ये तो संविधान ने बोला है कि बजट आपको लेके आना है, लेकिन संविधान ने कहीं पे भी इकोनॉमिक सर्वे की बात नहीं की है कि आपको इकोनॉमिक सर्वे लेके आना है। ये कन्वेंशन बन गया है, बट इट इज नॉट मैंडेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या संविधान बोलता है कि इकोनॉमिक सर्वे लेके आना है? नहीं, संविधान कुछ नहीं बोलता है, संविधान में जिक्र भी नहीं है इकोनॉमिक सर्वे की, ठीक है। क्या ये मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में? क्या बजट चीज मेंशन्ड है? बजट मेंशन्ड है, नॉट बाय द वर्ड बजट, बजट शब्द नहीं यूज किया गया है, इसके जगह पे हम लोग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज करते हैं, बट बजट के बारे में चीजें बात हुई है, ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे मेंशन नहीं है, ठीक है। कौन प्रेजेंट करता है? दोनों को फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर हमारे कौन है? विजय कुमार चौधरी, है ना। ये तो बजट वाले से आपको आ गया होगा। अब देखो इकोनॉमिक सर्वे, लेकिन बोलोगे भाई जरूरत क्या है? इकोनॉमिक सर्वे ऐसा क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है जिससे कि हम लोग इसको लेके आते हैं? यार संविधान में भी नहीं बोला है कि इकोनॉमिक सर्वे को लेके आने की जरूरत है, तो फिर हम क्यों लेके आ रहे हैं? इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या करता है कि जो भी हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है पिछले साल में, उसको ये रिव्यू करता है और उस पर अलग अलग डेटा देता है। जैसे मान लो कि भाई एग्रीकल्चर का कितना ग्रोथ है, हमारा जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका कितना ग्रोथ रेट हुआ है, स्टेट ने कितना स्पेंड किया है किसी इस सेक्टर में उस सेक्टर में। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, डेटा जो हम लोग पढ़ते हैं, जो हम लोग कोट करते हैं मेंस में भी, वो सारा डेटा कहाँ से आता है? इकोनॉमिक सर्वे से आता है। यही नहीं, उसके अलावे आउटलाइन भी ये देता है कि भाई आगे में क्या होना चाहिए, हमारा स्ट्रैटेजी नेक्स्ट ईयर के लिए, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हमारा प्लान क्या होना चाहिए, हमारा गोल क्या होना चाहिए, हमारा डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ये इकोनॉमिक सर्वे हमें बताता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। बिहार की अगर हम बात करें तो ये बताओ कि सबसे पहला इकोनॉमिक सर्वे कब प्रेजेंट हुआ था बिहार में? देखो संविधान ने इसको मैंडेटरी नहीं किया, अनिवार्य नहीं किया है, तो अलग अलग राज्य जो है अलग अलग टाइम से शुरू किए इकोनॉमिक सर्वे को लेके आना। बिहार ने 2006-07 से शुरू किया ये काम कि हम भाई इकोनॉमिक सर्वे भी लेके आएंगे,
ठीक है। 2006-7 वाला कब प्रेजेंट हुआ होगा आप सोचो, ये प्रेजेंट हुआ होगा 27 Feb 2007, है ना, मानोगे बात को, यस और नो, ठीक है। और ये वाला अभी वाला कौन है, अभी 17th इकोनॉमिक सर्वे हमारा प्रेजेंट हुआ है, जो 27 फरवरी को प्रेजेंट हुआ, एक दिन पहले बजट के। और इसमें कितने चैप्टर्स हैं, 14 चैप्टर्स हैं। तो ये 14 चैप्टर्स का हम लोग क्या करेंगे, रिव्यू ले लेंगे, बात खत्म हो जाएगी हमारी। लेकिन जाने के पहले क्या आपको याद हो गया अलग अलग चैप्टर्स का, जो हम लोग देखेंगे अलग अलग चैप्टर्स, लेकिन उसके पहले जो हमने अभी देखा उसको याद हो गया आपको। हम मानवे नहीं करेंगे, हम पहले आपसे पूछेंगे कुछ क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन इसमें पूछेंगे, पहला क्वेश्चन। और यार आप लोग को जो है कमेंट में ना बस ये नंबर डाल के 1 डाल के और आंसर लिख दो, और आप लोग को वहां पे, और मैं क्या करूंगा कि कमेंट सेक्शन में ही मैं पिन कर दूंगा सारे का आंसर भी, और आप लोग को कमेंट जो भी कर रहे हो उनको रिप्लाई भी कर देंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो हम पूछ रहे हैं कि आप ये बताओ कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो है तो उसका क्रोनोलॉजी बताओ, कि पहले बजट प्रेजेंट होता है उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे होता है, या फिर पहले इकोनॉमिक सर्वे होता है उसके बाद बजट प्रेजेंट होता है। इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप करते चलो ये, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो 14 चैप्टर्स हैं हमारे इकोनॉमिक सर्वे के, उसका हम लोग ओवरव्यू लेते चलेंगे। तो चैप्टर 1 जो है, जो आपका चैप्टर 1 है, दैट इज इकोनॉमी ऑफ बिहार। जो बिहार का इकोनॉमी है उसका एक ओवरव्यू आपको यहां पे मिलेगा कि कितना ग्रोथ रेट है, कितना अलग अलग सेक्टर्स कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। क्योंकि जनरली चैप्टर 1 में यही होता है कि ओवरव्यू देते हैं वो आपको। तो अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो हमारा जो जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसकी अगर ग्रोथ रेट की बात करें तो 2021-22 में हमारा 10.98% था। ये हम बजट वाले लेक्चर में भी देखे थे कि हमारा ग्रोथ रेट कितना था, 10.98%। अगर हम बात करें तो ये तीसरे नंबर पे हम थे, हम स्टेट्स में तीसरे नंबर पे थे ग्रोथ रेट में। पहला नंबर पे कौन था, आंध्र प्रदेश, जिसका 11.40% ग्रोथ रेट था। दूसरे नंबर पे कौन था, राजस्थान, जिसका 11.04% ग्रोथ रेट था। और तीसरे नंबर पे हमारा प्यारा बिहार 10.98% के साथ में। इंडिया का अगर आप एवरेज ग्रोथ रेट देखोगे 2021-22 में तो 8.68 ही था। तो हम लोग देखो इंडिया से भी ज्यादा थे, मतलब बिहार जो है तरक्की की ओर अग्रसर है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, चीजें याद रहेगी। दूसरा अगर देखोगे कि जीएसडीपी, ये भी अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देखो हमने यहां पे बात किया ग्रोथ रेट की कि कितना से बढ़ रहा है, लेकिन कितना है वो हम अभी देख रहे हैं यहां पे। अगर 2021-22 की बात करोगे तो उसमें हमारा देखो एक होता है करंट प्राइस, एक होता है कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। करंट प्राइस में क्या करते हो आप, अभी का जो प्राइस है वो लेते हो। कांस्टेंट प्राइस में जो आप एक फिक्स किए हुए रहते हो बेस ईयर, उससे लेते हो, ठीक है। तो करंट प्राइस में क्या होता है, इन्फ्लेशन आ जाता है, महंगाई आपकी आ जाती है, तो इसलिए करंट प्राइस पे आपको हमेशा थोड़ा ज्यादा दिखेगा, कांस्टेंट प्राइस पे आपको कम दिखेगा, ठीक है। तो अगर आप करंट प्राइस पे हमारा इकोनॉमी का, जो बिहार का इकोनॉमी का साइज देखोगे तो वो 6,75,448 करोड़ है। कितना है करंट प्राइस पे, करंट प्राइस पे पूछ रहा हूं, गलत मत सोचना, करंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस नहीं है। करंट प्राइस पे जो इकोनॉमी का साइज है बिहार का वो कितना है, 6,75,448 करोड़। कितना है, 6,75,448 करोड़। कितना कितना कितना, करंट प्राइस पे जो बिहार का जो साइज है इकोनॉमी का वो कितना है, 6,75,448 करोड़। सामने में नहीं रखो, बोलो अभी, 6,75,448 करोड़, ठीक है। कांस्टेंट प्राइस पे कितना है, 4,28,065 करोड़, 4,28,065 करोड़, 4,28,065 करोड़। यार हम लोग, तुम लोग बोलना नहीं तो तुम लोग को तो याद होगा नहीं, वो हमको याद हो जाएगा, ठीक है, इतना बार बोलते बोलते, ठीक। उसके बाद अगर आप जीएसडीपी पर कैपिटा देखोगे, देखो जो इकोनॉमी का साइज है तो हमारे बिहार में 12-13 करोड़ लोग रहते हैं, तो पर कैपिटा का मतलब होगा कि पर पर्सन कितना है हमारा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे मान लो कि अगर बिहार का 500 रुपया है साइज इकोनॉमी का, और इसमें रहते हैं लोग 10, इसमें 10 पीपल रह रहे हैं, तो पर कैपिटा कितना हो जाएगा, 500/10, जो जितने लोग हैं, तो 50 रुपया जीएसडीपी पर कैपिटा हो जाएगा। ऐसे हम लोग जीएसडीपी पर कैपिटा निकालते हैं। तो जीएसडीपी पर कैपिटा बिहार का कितना है, वो 54,383 रुपया है। सोचो, मतलब एक आदमी यहां पे एक साल में 54,000 बस कमा रहा है। 12-36, 12-48, 12-25, 60, मतलब 4,500 रुपया पर महीना। सोचो कितनी गरीबी है हमारे इस बिहार में,
कि इतना ही बस हो रहा है एवरेज अगर आप देखोगे तो, ठीक है। करंट प्राइस, और वो भी एक करंट प्राइस पे, कांस्टेंट प्राइस पे तो 3000 भी नहीं पहुंच रहा है, 12×3=36। तो आपको ये याद रहेगा कि 4500 के हिसाब से आप याद रखेंगे कि 4500 जो है वो आपका पर महीना निकल रहा है, ये पर कैपिटा, मतलब एक आदमी को 4500 भी नसीब नहीं हो पा रहा है, मतलब एवरेज इतना ही नसीब हो रहा है, क्योंकि 54,383 रुपया एक साल में है एक आदमी का, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा कि जीएसडीपी पर कैपिटा कितना है, 54,383 रुपया, 54,383 रुपया, 54,383 रुपया, ऐसे ही याद करना पड़ेगा, ठीक है, कोई और चारा नहीं है। एकदम रट्टू तोता बन जाना है, कोई शर्म नहीं है रट्टू तोता बनने में, आई एम टेलिंग यू, गर्व की बात है, क्योंकि आपको पावर बहुत मिलेगी रट्टू तोता बनने से, ठीक है। अब देखो शेयर ऑफ मेजर सेक्टर्स इन जीएसडीपी, जो हमारा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, उसमें देखो इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, आपको पता है ये बात, हम लोग जब पढ़ते हैं तो इकोनॉमी में ये तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर है, हम लोग ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। प्राइमरी में क्या एग्रीकल्चर ये सब रखते हैं, सेकेंडरी में क्या कंस्ट्रक्शन रखते हैं, सब चीज़ें रखते हैं, है ना। टर्शियरी में क्या सर्विसेज रखते हैं, ट्रेड रखते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर का कितना आपका कंट्रीब्यूशन है, सेकेंडरी सेक्टर का आपका कितना कंट्रीब्यूशन, सेकेंडरी में इंडस्ट्री ये सब आती है, मैन्युफैक्चरिंग। टर्शियरी सेक्टर का कितना है आपका कंट्रीब्यूशन, आपका अगर मान लो कि ये आपका पूरा इकोनॉमी है, ठीक है, ये आपका पूरा इकोनॉमी है, तो इसमें कुछ पार्ट होगा आपका प्राइमरी सेक्टर, कुछ पार्ट होगा आपका सेकेंडरी और कुछ पार्ट होगा टर्शियरी, ठीक है। ऐसे ही होगा कि कुछ आपका प्राइमरी एक्टिविटी की वजह से आपका वेल्थ बना है, कुछ सेकेंडरी एक्टिविटी की वजह से बना है और कुछ टर्शियरी से बना है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि बिहार की बात करो तो 2020-21 में दोस्त प्राइमरी का कितना था, 21.4% प्राइमरी का कंट्रीब्यूशन था हमारे जीएसडीपी में। जीएसडीपी अगर मान लो कि 100% हम यहां मान रहे हैं तो प्राइमरी यहां पे था 21.4%। कितना परसेंट था, 21.4, कितना 21.4। प्राइमरी का कंट्रीब्यूशन कितना था, 2020-21 की बात कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना था जीएसडीपी में बिहार के, 21.4, कितना 21.4। ये 2021-22 में कितना हो गया है, 21.2। अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो अभी जो है इकोनॉमी उसमें प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम हो गया है, 21.4 से 21.2 हो गया। 21.4 से कितना हुआ, 21.4 से कितना हुआ है, 21.2, ठीक है। अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो वो था 19.3% उसका कंट्रीब्यूशन हमारे इकोनॉमी में, जीएसडीपी में 2020-21 में, वो भी कम होकर 18.1 हो गया है। कितना हो गया सेकेंडरी वाला, पहले कितना था 2020-21 में सेकेंडरी वाला कितना था, 19.3%। कितना था 19.3%, कितना 19.3%, वो कितना हो गया 18.1%, ठीक है। तो ये भी कम हो गया है इसका कंट्रीब्यूशन। और जो टर्शियरी सेक्टर है लेकिन उसका बढ़ा है, वो था 59.3% और वो बढ़ के हो गया है 60.7% 59.3% से बढ़ के 60.7% हो गया है। टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ा है, टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ा है। लेकिन एक बार आपको फिर अब कंफ्यूजन होगा, देखो हम जो ऊपर में यहां पे जो ये लिखे हैं ना, ये लिखे हैं कि प्राइमरी सेक्टर में कितना ग्रोथ हुआ है 2021-22 में, सेकेंडरी सेक्टर में कितना ग्रोथ हुआ है और टर्शियरी सेक्टर में कितना ग्रोथ हुआ है। आप बोलोगे कि भाई जब ये ग्रो किया प्राइमरी सेक्टर तो फिर इसका कंट्रीब्यूशन कम कैसे हो गया है, 21.4 से 21.2 कैसे हो गया, आप बोलोगे। और बिल्कुल सही है, और ये भी सही है, लेकिन प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ हुआ तो है 9.6%, लेकिन बाकी लोग अगर ज्यादा तेजी से ग्रो कर लेंगे तो इसका तो कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, समझ रहे हो। जैसे मान लो कि आप जो है मोटरसाइकिल लेके निकले, R15 लेके निकल रहे हैं, एकदम हुई 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 करके जा रहे हैं आप एकदम, ठीक है, और आपके सामने जो है एक स्प्लेंडर वाला जा रहा है, तो भाई ये स्प्लेंडर वाले को तो आप पीछे कर दोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। लेकिन अगर आपके सामने हार्ले डेविडसन वाला आ गया तो आपको पीछे कर देगा, आपसे हुई हुई करते रहिएगा, वो निकल जाएगा। तो रिलेटिव होता है कि आप ग्रो तो कर रहे हो, लेकिन सामने वाला अगर ज्यादा तेजी से ग्रो कर लिया तो आपका कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। तो वही बात हुआ है कि देखो टर्शियरी सेक्टर की बात करोगे तो 13.3% से ये बढ़ा है, इसका ग्रोथ रेट है 13.3%, इसका प्राइमरी का 9.6% ही है। तो इसने क्या किया, टर्शियरी ने अपना जो है कंट्रीब्यूशन बढ़ा लिया। सेकेंडरी का कितना से ग्रोथ रेट है, 3.8% इज द ग्रोथ रेट,
प्राइमरी का कितना ग्रोथ रेट है 9.6%। बताओ प्राइमरी का कितना ग्रोथ रेट है 9.6%। प्राइमरी का कितना है 9.6%। सेकेंडरी का कितना है 3.8%। टर्शियरी का कितना है 13.3%। टर्शियरी का कितना 13.3। ठीक है, ये याद होगा। अब चलो हम ऊपर करके ऐसे करके पूछते हैं। अब बताना कि प्राइमरी का कितना है। प्राइमरी का कंट्रीब्यूशन जीएसडीपी में 2021 में कितना था 21.4। कुछ गलत। अभी कितना हो गया 21.2%। साथ में बोलते रहो। सेकेंडरी का कितना था, सेकेंडरी का बताओ कितना था, भूल गए। सेकेंडरी का 19.3 और अभी कितना है 18.1। 19.3 से कितना हुआ है 18.1। 19.3 से कितना हुआ है 18.1 हुआ है। और टर्शियरी कितना हुआ है 59.3 से 60.7 हुआ है। ठीक है, अब ग्रोथ रेट कितना है 9.6, 3.8 और 13.3। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी जरूरी है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें कि भाई जीएसडीपी पर कैपिटा, तो हमने देख लिया कि पूरे बिहार का 54,383 है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की, तो पटना सबसे ज्यादा है। पटना सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरस है क्योंकि यहां इस डिस्ट्रिक्ट में जो जीएसडीपी पर कैपिटा है 2020-21 की बात है, तो यह है 1,15,239 रुपया। मतलब यहां पे आप देखिए कि लगभग 10,000 रुपया पर महीना लोगों को बन रहा है। 10,000 के हिसाब से 1,20,000 होता है, थोड़ा उससे कम। तो यहां पे पटना में 1,15,239 रुपया है जीएसडीपी पर कैपिटा। और सबसे कम कहां पे है शिवहर में। दूसरे नंबर पे कौन है बेगूसराय। देखो सोच रहे हो, जो दूसरा नंबर वाला है वो आधा से भी कम हो गया है, 45,497 पे आ गया है बेगूसराय। मुंगेर का कितना है 42,000। ठीक है, और सबसे कम शिवहर का है 18,692 रुपया। मतलब 1,000 से भी थोड़ा बस ज्यादा मंथली है यहाँ पे लोगों का इनकम। जो सेकेंड लास्ट है वो अररिया है, उसके पहले कौन सा है सीतामढ़ी। तो अगर आप पहले बताओ कि सबसे टॉप 3 में कौन है जीएसडीपी पर कैपिटा में, टॉप 3 में कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। पटना, बेगूसराय, मुंगेर। पटना, बेगूसराय, मुंगेर। पटना, बेगूसराय, मुंगेर। पटना, बेगूसराय, मुंगेर। जो लास्ट के 3 के हैं वो कैसे हैं, ऐसे ही याद रखो, ऐसे सही रहेगा। क्योंकि आपको मैंने इसीलिए ये डायग्राम बना के दिया है। जनरली क्या होता है ना कि लोग इसको काट देंगे, इधर कुछ और अलग दिखाएंगे, ये वाला पार्ट को अलग दिखाएंगे। अरे भाई साथ में दिखाओ यार, अच्छा रहेगा, याद रहेगा। और यहाँ पे ऐसे चल के आप याद कर लोगे। पटना, बेगूसराय, मुंगेर। पटना, बेगूसराय, मुंगेर। और लास्ट का 3 कौन है सीतामढ़ी, अररिया, शिवहर। शिवहर सबसे कम, ऐसे आप याद रखोगे, है ना। सीतामढ़ी, अररिया, शिवहर। सीतामढ़ी, अररिया, शिवहर। ठीक है, अब देखिए, अब आपसे हम थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं अब यहाँ पे, और बताना कमेंट करके फटाफट। दूसरा क्वेश्चन ये आपका है कि जीएसडीपी पर कैपिटा ऑफ बिहार आप बता दीजिए। ठीक है, ये आपको किस पे बताओगे, करंट प्राइस पे बताओगे। ठीक, तीसरा आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप बताओगे कि शेयर ऑफ सेक्टर्स का जीएसडीपी में उसका आप असेंडिंग डिसेंडिंग बताओगे, यार फिर मतलब अरेंजमेंट बताओगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इसमें प्राइमरी ज़्यादा है कि सेकेंडरी ज़्यादा है, ऐसे जो भी आपको ऐसे कि कौन सा सेक्टर का शेयर कितना है जीएसडीपी में, उसके हिसाब से आप ये अरेंजमेंट कर देना। ठीक है, चौथा, सेकेंड मोस्ट प्रॉस्पेरस डिस्ट्रिक्ट कौन है। प्रॉस्पेरस का मतलब क्या हो गया कि उस डिस्ट्रिक्ट में जीएसडीपी पर कैपिटा सेकेंड मोस्ट है, मतलब हाईएस्ट से थोड़ा जो नीचे वाला है ना। तो सेकेंड मोस्ट प्रॉस्पेरस डिस्ट्रिक्ट कौन सा है ये बताओगे आप। और इसके बाद एक और आप बताओगे कि सेकेंड लीस्ट प्रॉस्पेरस डिस्ट्रिक्ट कौन है ये बताओगे, कि मतलब नीचे से जो सेकेंड नंबर पे है वो कौन सा है। तो ये आप 4 क्वेश्चन यहां पे हो गए, आप बताओगे सीधे 2 3 4 5 डाल के कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग देखो नहीं बताओगे तो मैं अगला कोई भी अगर लेक्चर आएगा तो मैं क्वेश्चन से नहीं लेके आऊंगा, यही करूंगा और क्या करूंगा। अब देखो चैप्टर 1 हमारा खत्म हो गया, हमने ओवरव्यू ले लिया, पूरा बिहार इकोनॉमी का मजा आ गया। अब चैप्टर 2 में हम लोग बढ़ रहे हैं स्टेट फाइनेंस, कि भाई पैसा कहां से आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है, क्या जा रहा है, ये सब चीजें। देखो अगर हम बात करें जो सरकार है वो कितना एक्सपेंडिचर कर रही है, तो 1.93 लाख करोड़, 1,93,000 अराउंड करोड़ खर्चा सरकार कर रही है। उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, 1,59,000 करोड़ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, 34,000 करोड़ है अराउंड।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? 1,59,000 करोड़ के अराउंड। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? 34,000 करोड़ के अराउंड में है। अगर परसेंटेज वाइज देखोगे टोटल एक्सपेंडिचर का, तो 82.4% टोटल एक्सपेंडिचर का तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर 17.6% जो बचा वो है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रहेगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? 82.4%। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना परसेंट है? 82.4% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 17.6% है। टोटल कितना है आपका एक्सपेंडिचर? 1.93 लाख करोड़, जिसमें रेवेन्यू कितना है? 1.59 लाख करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? 0.34 लाख करोड़। परसेंटेज वाइज कितना है रेवेन्यू का? 82.4%। कैपिटल का कितना है? 17.6। अभी बता दो फटाफट। टोटल एक्सपेंडिचर कितना, साथ में बोलो? 1.93 लाख करोड़। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना? 1.59 लाख करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना? 0.34 लाख करोड़। परसेंटेज वाइज अगर बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना? 82.4%। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना? 17.6। याद हुआ? चलो, अब अगर एक्सपेंडिचर की बात करें कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो हमने बोल दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन अलग अलग अगर हम कैटेगरीज में बात करें तो हम कल भी देखे थे कि सोशल सर्विसेज का सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर है, उसमें जो एक्सपेंडिचर हो रहा है हमारा। उसके बाद आता है जनरल सर्विसेज, उसके बाद में आता है इकोनॉमिक सर्विसेज। सोशल सर्विसेज पे कितना है टोटल एक्सपेंडिचर का खर्चा? 39.4%। जितना भी हम खर्च कर रहे हैं ना, उसका 39.4% तो हम सोशल सर्विसेज में खर्च कर दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहां पे इसीलिए सोशल एक्टिविस्ट बनना बहुत ही मतलब प्रॉफिटेबल है। ठीक है, आप लोग पार्ट टाइम के लिए सोशल एक्टिविस्ट भी बन सकते हो। ठीक है, आराम से जाके प्रोटेस्ट और ये सब इन्वायरमेंटलिज्म कीजिए, फिर उसके बाद में ये सब चीज़ें फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। सरकार सोशल सर्विसेज का मतलब लेकिन यहाँ पे अलग है, ऐसा नहीं मतलब सोशल सर्विसेज का मतलब हुआ हेल्थ, एजुकेशन, वेलफेयर ऑफ द पीपल, जो भी है वो सब चीज़ें हैं। मतलब अगर 2021-22 की बात करें ना दोस्त, तो उसमें देखो हम लोग थोड़ा सा ना ये सब चीज़ें देख लेते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, ये सब। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने अभी आपको ऊपर दिखाया कि 1.59 लाख करोड़ है, 2021-22 की बात हो रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने आपको क्या बताया, मतलब 33,903 करोड़ एग्जैक्ट है, यहाँ पे हमने आपको 34,000 करोड़ बताया था। ठीक है, 0.34 लाख करोड़ कितना हुआ? 34,000 करोड़। टोटल एक्सपेंडिचर हमने आपको 1.93 लाख करोड़ बताया था। ठीक है, जो कि कितना परसेंट ऑफ जीएसडीपी है? 26.6%। क्योंकि जीएसडीपी आपका कितना है, याद करो, जीएसडीपी कितना है आपका? जीएसडीपी है 6.45। आप भूल गए? यही सब चीजें होती है। 6.75 आपका जीएसडीपी है, 6.75 लाख करोड़। तो उसका कितना परसेंट हो जाएगा हमारा टोटल एक्सपेंडिचर? 26.6%। और ये इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर से 15.6%। जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी इंक्रीज हुआ है 29.4% से ओवर लास्ट ईयर। मतलब 2020-21 में जितना खर्चा हुआ था उससे 29.4% ज़्यादा हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। जो रेवेन्यू रिसीट है वो आपका है, देखो ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया 1.59 जो भी है, लेकिन जो हमको आया है रेवेन्यू के माध्यम से वो 1,58,797 करोड़ ही है। ठीक है, तो थोड़ा कम आया है। देखो हम एक्सपेंडिचर में 1,59,000 कुछ खर्च कर रहे हैं, आया है हमको 1,58,000 ही कुछ, तो डेफिसिट होगा। और डेफिसिट कितना होगा, इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे, है ना, तो वो आता है 422 करोड़। लेकिन अगर आप देखोगे ना कि ये जो आया है ना रेवेन्यू रिसीप्ट में, तो ये भी बढ़ा है। पिछले साल के अगर मुकाबले देखोगे तो ये 23.9% से बढ़ा है। ठीक है, कैपिटल रिसीट की अगर बात करें तो 40,473 से हमारा 73 करोड़ हमारा आया है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका 33,000 है। अगर फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो ये 25,551 करोड़ है, और ये कितना है? 3.8% ऑफ जीएसडीपी। रेवेन्यू डेफिसिट 422 करोड़ ही है, जो कि जीएसडीपी का हमारा 0.1% आता है। प्राइमरी डेफिसिट आपका 11,729 करोड़ है, 11,729 करोड़, विच कम्स आउट टू बी 1.7% ऑफ जीएसडीपी। अब ये बोलोगे कि यार प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, तो प्राइमरी डेफिसिट देखो आप लोगों में से बहुत को पता भी होगा कि प्राइमरी डेफिसिट का मतलब ये होता है जो आपका फिस्कल डेफिसिट है, ठीक है, उसमें से आप क्या कर रहे हो, इंटरेस्ट पेमेंट घटा दे रहे हो। देखो आपने कभी लोन लिया था, सरकार जो लोन लेती है तो उसका इंटरेस्ट भी तो चुकता करना होता है।
तो अगर मान लो कि किसी बजट में आप इंटरेस्ट को, आप जो अपना जो ब्याज है उसी को चुकता करने में, जैसे मान लो कि आपका डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट है 100 रुपया, लेकिन आप ब्याज चुकाने में 20 रुपया खर्च किए हो, तो आपका 80 रुपया ही फिजिकल डेफिसिट होगा, क्योंकि जो ब्याज है ना वो किसी और सरकार में, वो पुराना आप बोझ ढो रहे हो, वो आपकी गलती नहीं है। जनरली मान लो कि 5 साल के लिए अगर आपकी सरकार आती है, तो पुरानी सरकारें ने जो पाप किए हुए हैं, जो उन्होंने कर्जा लिया हुआ है, उसको चुका रहे हो आप, तो ये आप पे नहीं आना चाहिए। इसीलिए ऐसा एक नया इंडिकेटर लेके आए हम लोग कि यार जो इस सरकार की जो नीति है उस पर हमें थोड़ा सा ज्यादा पता चले, तो उसके लिए हमने क्या किया कि जो भाई पुरानी जो पाप चले आ रहे हैं, जो धो रहे हैं, तो उसको हमने हटा दिया। तो इंटरेस्ट पेमेंट इज लाइक पुराना पाप, ठीक है। तो इसीलिए प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो फिजिकल डेफिसिट आपका 25,551 करोड़ है, प्राइमरी डेफिसिट कितना है 11,729 करोड़। तो इसका मतलब अराउंड 14,000 करोड़ इंटरेस्ट में गया हुआ है ये आपका, क्योंकि 25,000 करोड़ ये है आपका, है ना, और ये आपका 11,000 करोड़ कुछ, तो ये कुछ 14,000 करोड़ होगा इंटरेस्ट पेमेंट ऐसा आने के लिए। आगे अब बढ़ो, देखो रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो हमने अभी आपको बताया कि 2021-22 में कितना है, 422 करोड़ है। अगर आपको 2020-21 का देखोगे ना, तो वो रेवेन्यू डेफिसिट कितना चला गया था, 11,325 करोड़। सोच रहे हो, और कोई अचंभा वाली बात नहीं है, क्योंकि ये आपका कोरोना वाला टाइम था, तो इसमें तो सरकार के बहुत पैसे खर्च हुए ना, आपको वैक्सीन से लेके और लोगों को जो मतलब क्वारंटाइन में रह रहे हैं वो सब चीजें कर रहे हैं, बहुत सारा चीज, रेवेन्यू भी कम हो गया सरकार का, है ना। तो ये सारी चीजें हुई थी क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। तो 2020-21 में बहुत ज्यादा था रेवेन्यू डेफिसिट 11,325 करोड़, जो कि कम होके 422 करोड़ हो गया है। ये कितना से कम हुआ है, 96.3% से। कितना से कम हुआ, 96.3% से। 2020-21 में कितना था रेवेन्यू डेफिसिट, 11,325 करोड़। 2021-22 में कितना हुआ, 422 करोड़ हो गया, ठीक है। तो ये याद रहेगा आपको। अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब देखो रेवेन्यू डेफिसिट ऐसे ही तो निकालते हो, ये 422 करोड़ हमने आपको ऊपर बताया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, रिसीप्ट आपका कितना आया है। अगर एक्सपेंडिचर आपका ज्यादा होगा रिसीप्ट से, जितना आपको आया है पैसा उससे ज्यादा आप खर्च कर रहे हो, तो ही तो डेफिसिट होगा। एक्सपेंडिचर हमारा कितना था, 1,59,000 कुछ, और रिसीप्ट हमारा कितना आया था, 1,58,000। तो ये काट छाट के 422 करोड़ हमारा इधर आ जा रहा था। अब देखो ट्रांसफर, जो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर आप बात करोगे कि कितना ट्रांसफर हुआ है, क्या हुआ है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करोगे तो ट्रांसफर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें पैसे कितने दिए हैं, क्या दिए हैं, उसकी बात हो रही है। तो देखो हमने आपको कल ही बताया था कि बजट में अगर हमारा पैसा जो आ रहा है, तो सबसे ज्यादा कहां से आ रहा है, जो हमारा शेयर है सेंटर के टैक्स में, वहां से सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है, और वो कितना आ रहा है, 91,353 करोड़। उसके बाद जो सेंटर ही, जो केंद्र ही जो लोन दे रही है, उससे हमारा आता है 28,606 करोड़। हम ये देख रहे हैं कि जो हम केंद्र से चीजें ले रहे हैं उसमें क्या क्या ब्रेक किए हुए हैं, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पहला तो ये हो गया कि जो हमारा टैक्स में शेयर है केंद्र के, दूसरा हो गया कि जो केंद्र हमें ग्रांट से नेट दे रही है, तीसरा ये हो गया जो लोन हम लिए हैं केंद्र से। तो ये सारी चीजें, तो टोटल मिला के 1,29,000 करोड़ कुछ आता है ये वाली चीज, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे कि प्राइमरी डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट, ठीक है, तो हमने अभी देखा था ऊपर में ही कि फिजिकल प्राइमरी डेफिसिट 11,000 कुछ था करोड़, और फिजिकल डेफिसिट आपका 25,551 करोड़ था, है ना। तो ये वही चीज है, उसी को क्या किया है कि हमने यहाँ पे थोड़ा सा एक कंपैरिजन के लिए ये ले लिया है कि 2000, देखो अच्छा एक चीज और, यहाँ पे FY21 का मतलब क्या हुआ, आप ये बताओ कि ये 2020-21 है या फिर 2021-22 है, क्या है इसका मतलब, FY21 का मतलब बताओ बताओ बताओ, कमेंट करो इसको, ठीक है। देखो FY21 का मतलब ये होता है, देखो ये याद रखना, फाइनेंशियल ईयर 21 का मतलब क्या हुआ, ये 21 मतलब लास्ट में जाएगा, मतलब 2020 से 21 मतलब यहां पे जाके रुक जाएगा। ये जहां पे जो भी नंबर यहां पे है ना, वो वहां पे जाके रुकने वाला है। तो FY21 का मतलब 2020-21 हो गया, FY21-22 का मतलब क्या हो गया, 2021 से 22, ठीक है। तो वही हम दिखा रहे हैं यहाँ पे कि कैसे प्राइमरी डेफिसिट भी हमारा कम हुआ है, 17,000 करोड़ से कुछ 11,000 कुछ करोड़ पे आ गए, ठीक है। अगर आप देखोगे फिजिकल डेफिसिट का तो 29,000 करोड़ से लेके 25,500 कुछ करोड़ पे आ गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं।
ठीक, अब देखो, अब हम आपका थोड़ा सा चेक कर लेते हैं नॉलेज। आप हमको बता दीजिए, ये आपका है छठा क्वेश्चन। हम आपको कल याद हो तो हम कुछ रेवेन्यू सरप्लस की बात कर रहे थे बजट में, लेकिन यहां पे तो यार रेवेन्यू डेफिसिट है 422 करोड़ की, यहां पे तो रेवेन्यू डेफिसिट है ये वाली चीज। तो हम बजट में रेवेन्यू सरप्लस की कौन सी बात कर रहे थे ये बताओगे। हमने कल बजट में, परसों जब भी आपने देखा, हमने बजट में ये देखा था कि रेवेन्यू सरप्लस है, कुछ बात किए थे 4000 करोड़ की, कुछ बात किए थे रेवेन्यू सरप्लस की। आप ये बताओगे कि फिर वो किस साल की बात की, वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात किए थे, क्योंकि यहां पे तो हमने रेवेन्यू डेफिसिट की बात कर रहे हैं। हम यहां पे 2021-22 की अगर बात करें, 2021-22 की बात करें तो उसमें तो रेवेन्यू डेफिसिट है 422 करोड़ का। फिर वो जो बजट में बात किए थे रेवेन्यू सरप्लस का, वो कौन सा चीज का था ये आप बताओगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे अलग अलग थोड़े है, ये सब साथ में है, ये दोनों सरकार की ही डेटा है, तो हमें पता रहना चाहिए कि कहां पे क्या है। तो ये आप बताओगे। आपसे 7th क्वेश्चन जो है वो है कि फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट कितना है 2021-22 का, ये आप कमेंट करके बताओगे। ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए। अगर ये करते चल रहे हो ना तो आपको खत्म हो गया, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आई एम टेलिंग यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये करते चलो। उसके बाद देखो, अब चैप्टर नंबर 3 है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, कृषि और उससे जुड़े जो क्षेत्र हैं। तो देखो, इसमें क्या है कि आपको पहले तो ये देखना है कि एग्री एंड अलाइड सेक्टर्स की अगर आप बात करो तो इसका ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड जो अगर देखोगे, जीवीए इंडिया के लेवल पे होती है, स्टेट के लेवल पे एक एस और ऐड हो जाता है, कुछ और उसमें कुछ बड़का रॉकेट साइंस नहीं है। तो एग्री एंड अलाइड 2020-21 ये होगा कितना, FY21 कितना होगा 2020-21, मानोगे बात को, ऐसे आप दिमाग में बैठा लो। तो देखो ये कम हुआ है। अगर एग्री एंड अलाइड सेक्टर्स की अगर हम बात करें, उसका जो शेयर है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में, तो 2020-21 में 21.3% था, वो कम होके FY22 में 21.2%, 0.1% से ही कम हुआ है, लेकिन कम हुआ है। क्या कम हुआ है? हां, कम हुआ है। एग्री एंड अलाइड सेक्टर्स का जो शेयर है जीएस ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में, वो कम हुआ है। 0.1% से ही कम हुआ है, लेकिन कम हुआ है। कितना से कितना हुआ है? 21.3% से 21.2% हुआ है। 21.3 से कितना हुआ है? 21.2%। अगर आप ये देखोगे कि इस 21.2% में कौन कौन से, देखो एग्री एंड अलाइड सेक्टर्स में अलग अलग चीजें आती हैं। क्रॉप है आपका, लाइफ स्टॉक है, फिशरीज है, एक्वाकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, ये सब चीजें हैं, है ना। तो वो सब क्या है, इस 21.2% जो कंपोजिशन है इसका एग्री एंड अलाइड सेक्टर, जैसे मान लो कि ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड 100 है, तो उसमें ये 21.2% कंट्रीब्यूट किया है। इस 21.2% में जो एग्री एंड अलाइड सेक्टर्स है, उसमें हम देखना चाह रहे हैं कि अलग अलग कुछ इसके सब सेक्टर्स हैं। जैसे क्रॉप वाले सेक्टर कुछ कंट्रीब्यूट किए होंगे, कुछ लाइफ स्टॉक वाले किए होंगे, तो वो कितना कितना परसेंट किए हैं। तो इस 21.2% में 11.1 तो आपका क्रॉप सेक्टर जो है, जो फसल की सेक्टर है, उसने कंट्रीब्यूट किया है। 6.1% आपका लाइफ स्टॉक है, जो मान लो कि पशु वशु जो आप लोग पाल रहे हो, जो भी कर रहे हैं, वो 6.6% है। फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, मछली पालन ये सब कर रहे हो, तो 1.8% वहां से आ रहा है। तो ये जो है ना 11, 6, 17, 18 और एक आध चीजें छोटी मोटी और भी होंगी, ठीक है। तो ये आपका 21.2% का ब्रेकेज है कि क्रॉप, और देखो सबसे ज्यादा कौन सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है? क्रॉप। भूलोगे क्या? सबसे ज्यादा एग्री एंड अलाइड सेक्टर्स में सबसे ज्यादा सेक्टर कौन है? इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा सेक्टर कौन है? क्रॉप सेक्टर है। सबसे बड़ा सेक्टर कौन है? क्रॉप सेक्टर है। उसके बाद कौन सा है? लाइफ स्टॉक सेक्टर है। उसके बाद कौन सा है? फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। अच्छा, एक चीज एक इंपॉर्टेंट यहां पे न्यूज है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखो जो थोड़ा सा आइडेंटिटी, फिंगरप्रिंट का मतलब, हम लोग का फिंगरप्रिंट का मतलब क्या? हम लोग की आइडेंटिटी ही तो है। कहीं पे जाते हैं हम लोग, कहीं कहीं पे फिंगरप्रिंट के थ्रू एक्सेस मिलती है गेट्स का, है ना। तो वो क्या है? अगर आप देखोगे आधार में भी फिंगरप्रिंट ये सब चलता है। तो फिंगरप्रिंट इज एन एलाबाई, वो है ना, फिंगरप्रिंट क्या है? एलाबाई है एक आइडेंटिटी का हमारा, है ना, कि वो उससे हमारी आइडेंटिटी पता चलती है कि हम कौन हैं, बिकॉज एवरीवन्स फिंगरप्रिंट इज यूनिक जनरली, राइट। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अगर हम करते हैं क्रॉप्स की, सो दैट हमें उसके बारे में पता चले और फिर हम उसको और इम्प्रूव कर पाए।
तो अभी अगर बिहार में देखोगे तो मेज मक्का और पैडी राइस, तो दिस टू क्रॉप्स आर बीइंग टेकन फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, कि इसका हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे एंड देन वी विल इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ दीज टू क्रॉप्स। ठीक है, मेज एंड पैडी, पैडी का मतलब धान, ठीक है, राइस। अब देखो, अब हमसे कुछ ना फैक्ट वाली चीजें रहती हैं इकोनॉमिक सर्वे में। ऑर्गेनिक बेल्ट, जो जैविक कॉरिडोर स्कीम जो हम बना रहे हैं, जैविक कॉरिडोर स्कीम जो हमारा है, जहां पे हम क्या कर रहे हैं कि गंगा नदी के किनारे जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम प्रमोट कर रहे हैं। तो वो कितने डिस्ट्रिक्ट में हो रही है? 13 डिस्ट्रिक्ट में हो रही है। कितने डिस्ट्रिक्ट्स में? 13 डिस्ट्रिक्ट्स। नेट सोन एरिया की अगर हम बात करें तो बिहार में 50.5 लाख हेक्टेयर है नेट सोन एरिया। अभी हम देखेंगे कि क्या होता है नेट सोन एरिया। अगर आप देखोगे कि सबसे ज्यादा जो परसेंटेज ऑफ एरिया किसी डिस्ट्रिक्ट का जो नेट सोन एरिया में है तो वो भोजपुर है, उसके बाद में कौन है? बक्सर है। भोजपुर का कितना है? 81.6% और बक्सर का कितना है? 80.5। ठीक है। अगर आप क्रॉपिंग इंटेंसिटी की बात करोगे तो ये है 1.44। ये भी हम देखेंगे क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होता है। हाईएस्ट कहां पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में है क्रॉपिंग इंटेंसिटी? शिवहर में है। हाईएस्ट किस डिस्ट्रिक्ट में है? शिवहर में। हाईएस्ट किस डिस्ट्रिक्ट में, किस जिला में? शिवहर में। किस जिला में? शिवहर में। लोएस्ट किस जिला में है क्रॉपिंग इंटेंसिटी? पूर्णिया में। लोएस्ट कहां पे है? पूर्णिया में है। नेट सोन एरिया कितना है बिहार का? 50.5 लाख हेक्टेयर। कितना कितना कितना? 50.5 लाख हेक्टेयर। ठीक है। नेट सोन एरिया में 80% से ज्यादा में कौन है? भोजपुर है। भोजपुर के बाद कौन सा है? बक्सर है। ठीक है। ऑर्गेनिक बेल्ट कितने डिस्ट्रिक्ट से में अभी हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं जैविक कॉरिडोर? 13 डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। प्रोडक्शन की अगर हम बात करें 2021-22 में तो सीरियल्स का प्रोडक्शन अगर हम बात करें व्हीट राइस है सब तो वो 181 लाख टन है, 181 लाख टन। शुगर केन की बात करें तो 119 लाख टन, 119.77। टोटल फूड की बात करें तो उसमें क्या करते हैं? सीरियल्स भी जो ऐड करते हैं प्लस पल्सेज। पल्सेज आर नॉट सीरियल्स, राइट। तो पल्सेज को अगर एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो 181 प्लस जो पल्सेज का है, तो पल्सेज का यहां से कितना निकल के आ रहा है? 3.9 लाख टन। सो दैट ये दोनों मिला के 181 प्लस पल्सेज मिला के 184.9 लाख टन हो गया। अब देखो, अब नेट सोन एरिया आपको हम समझाते हैं। इसके लिए ना इसको हमको कॉन्ट्रास्ट करना पड़ेगा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया से। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? टोटल क्रॉप्ड एरिया। ठीक है। अब देखो समझो, मान लो एक आपके पास खेत है, खेत का एरिया कितना है? ए है। आपने इस खेत में फसल उगाया। फसल आप 2 बार उगा रहे हो, एक बार खरीफ सीजन में, एक बार रबी सीजन में। ठीक है। तो जो नेट सोन एरिया है ना वो बस आपका क्या एरिया है, जमीन कितना है, वो नेट सोन एरिया होती है। लेकिन जो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है ना वो आप कितनी बार, मतलब एरिया इनटू कितना नंबर ऑफ टाइम्स आप उसमें फसल उगा रहे हो, उसको हम लोग ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बोलते हैं। तो एरिया आपका इसका ए है, 2 बार आप इसमें फसल उगा रहे हो तो 2A हो जाएगा इसका ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। इसी को हम लोग टोटल क्रॉप्ड एरिया भी बोलते हैं, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया को ही। तो आपको समझ में आ गया कि नेट सोन एरिया क्या है, मतलब बस वो जमीन जहां पे आप फसल उगा रहे हो, भले उसमें हम ये नहीं काउंट करते हैं कि आप कितनी बार उगा रहे हो, बस एरिया हम काउंट कर लेंगे ए बस। जो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है उसमें क्या हम करते हैं कि जो एरिया है इनटू नंबर ऑफ टाइम्स जो हम उसमें फसल उगा रहे हैं एक साल में। तो यहां पे 2 बार फसल उगा रहे हैं एक साल में तो हमने 2A कर दिया। इसी को हम लोग टोटल क्रॉप्ड एरिया भी बोलते हैं। अब देखो यहां पे नेट सोन एरिया आपको पता चल गया 50.5 लाख हेक्टेयर। ठीक है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी अब क्या होता है कि वो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट सोन एरिया इंटू 100। आपको पता है कि ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में हम लोग क्या इंटू कर रहे थे? देखो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में हम लोग क्या इंटू कर रहे थे कि कितना फ्रीक्वेंसी से हम लोग वहां पे फसल उगा रहे हैं अपॉन नेट सोन एरिया इंटू 100। तो मतलब ये है आपका फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर कोई हम एक जमीन ले बिहार में तो एक साल में 1.44 टाइम्स उसमें खेती हो रही है, मतलब ऑन एन एवरेज। ठीक है। तो ये होती है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। हाईएस्ट कहां पे है क्रॉपिंग इंटेंसिटी? शिवहर में। मतलब शिवहर में लोग दे दनादन खेती किए जा रहे हैं, एक साल में 3 बार 4 बार फसल उगा रहे हैं। उतना नहीं उगाते होंगे लेकिन आपको बस एक विजुअलाइजेशन के लिए कि याद रहे। अगर वही आप देखोगे कि लोएस्ट कहां पे है क्रॉपिंग इंटेंसिटी हमारा, तो वो है पूर्णिया में। पूर्णिया में लोएस्ट है हमारा क्रॉपिंग इंटेंसिटी और आपका हाईएस्ट है शिवहर में। याद रहेगा। ठीक है।
अगर बिहार की बात करें तो मशरूम्स में बिहार जो है रैंक 1 पे है और इसका 28,000 टन प्रोडक्शन बिहार करती है। बिहार किस चीज में रैंक 1 पे है? मशरूम्स, मशरूम्स, मशरूम्स। ठीक है। अगर हम बात करें कि बिहार में एक एग्री इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी सरकार लेके आती है कि हम कैसे एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करें, तो ये किसके लिए है कि भाई अगर आप इंडस्ट्रीज सेट करना चाहते हो बिहार में एग्रीकल्चर बेस्ड की, जैसे मान लो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कोई सेट करना चाहते हो कि आप कुरकुरे चिप्स बनाओगे, आप जैम बनाओगे, ये सब चीज़ें करोगे, तो उसके लिए क्या है कि अगर आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो, आप अकेले मान लो कि शुरू करना चाह रहे हो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टाइप का, तो उसमें आपको सरकार क्या देगी कि 15% कैपिटल सब्सिडी दे देगी। मान लो कि 50 लाख का, 100 लाख का आपने बोला कि 100 लाख का हम जो है यहाँ पे बनाएंगे चीज़ें, तो आपको सरकार क्या करेगी, 15 लाख रुपया कैपिटल सब्सिडी दे देगी। आपने बोला कि 100 लाख रुपया हमें कैपिटल लगेगा इसको शुरू करने में, मशीन खरीदनी है, जमीन लेनी है, ये सारी चीज़ें। तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर के केस में क्या करता है कि 15% देता है सरकार, लेकिन जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज है, एफपीसीज या एफपीओज बोल दो, जहां पे एक बेसिकली ये किसानों का एक समूह होता है, यहाँ पे एक आपका कोऑपरेटिव टाइप का होता है ये। तो अगर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी अगर जा रही है कि वो बोल रही है कि हाँ भाई या तो हम नया खोलना चाहते हैं, कोई एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कोई नया शुरू करना चाह रहे हैं, या कोई एग्जिस्टिंग है उसको हम इंप्रूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मिल सकती है। तो ये दोनों केस में क्या है कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर को तो 15% मिलता है, लेकिन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज को 25% मिलता है। ठीक है, बात ये समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम फोकस अगर देखें एग्री इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का, तो वो फोकस आपका है 7 प्रोडक्ट्स पे, मखाना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सब चीजें, तो आपको उतना ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। जैविक कॉरिडोर स्कीम क्या है? हमने अभी आपको बताया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग देखो उससे क्या होता है कि जो फर्टिलाइजर है, जैसे मान लो ये गंगा नदी है, अब यहाँ पे खूब आप केमिकल्स डाल डाल के खेती कर रहे हो ये सब पैचेज पे, ठीक है, तो उसे क्या हो रहा है कि वो लीक, मतलब आपने पढ़ा होगा अभी, वो यूट्रोफिकेशन होती है कि यहां से क्या करेगा, पानी, मान लो कि बारिश हो गई, अब मान लो खूब बारिश हो रही है, तो ये क्या करेगा, ये पानी दहा के ऐसे चला जाएगा इसमें, और ये स्ट्रीम जो है आपका जो केमिकल खूब यूरिया यूज किए थे, तो ये फिर गंगा नदी गंदा हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि भाई ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स को आप अगर लोगे तो वहां पे फिर पॉल्यूशन कम होगा। ठीक है, तो ये अलोंग गंगा रिवर, ये 13 डिस्ट्रिक्ट में है, ये हमने देख लिया। ठीक है, अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें ना, तो प्राइमरी सेक्टर में मैंने आपको बताया था ऊपर में कि कंपोजिशन क्या है। अगर मान लो कि हम ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में क्या कंपोजिशन है, तो हमने देखा था कि क्रॉप्स का जो है कंपोजिशन ज्यादा था, उसके बाद लाइफ स्टॉक का था, उसके बाद में फिशिंग एंड एक्वाकल्चर का था। वो कंपोजिशन की बात थी, भूलना नहीं, वो कंपोजिशन की बात थी। लेकिन अगर हम ग्रोथ की बात करें कि वो अलग अलग जो सेक्टर्स हैं वो ग्रो कैसे कर रहे हैं 2021-22 में, तो आप देखो कि क्रॉप्स बहुत ज्यादा ग्रो किया है, सबसे ज्यादा क्रॉप्स ही ग्रो किया है और सबसे ज्यादा उसी का शेयर भी है। उसके बाद में फिशिंग एंड एक्वाकल्चर ग्रो किया है 11.5% से। देखो फिशिंग एंड एक्वाकल्चर का परसेंटेज कम है, 1.8% ही है कंपोजिशन, लेकिन ग्रो बड़ा तेजी कर रहा है। वही लाइव स्टॉक का तो 6.6% है, लेकिन ग्रो जो है वो 6.9% से ही किया है, फिशिंग एंड एक्वाकल्चर से कम से किया है। उसके बाद फॉरेस्ट्री का देखोगे तो 3.5% से ग्रो कर रहा है। टोटल प्राइमरी सेक्टर जो है वो 9.6% से ग्रो किया है। यही मैंने आपको यहां पे बताया था, अगर आपको याद हो तो 9.6% यहां पे यही मैंने लिखा था। ये वाली चीज आप देख रहे हो, ये कि प्राइमरी सेक्टर ग्रो किया, वही वाली चीज वहां पे लिख रहा हूं। कनेक्ट करना आना चाहिए आपको, है ना, फिर दिक्कत नहीं होगी। अगर हम यहां पे देखें लैंड एरिया की, अगर बिहार की लैंड एरिया की बात करें तो 96.3 लाख हेक्टेयर हमारा लैंड है। ठीक है, जो अराउंड 3% आता है इंडिया का। एग्जैक्ट कितना है ये आप बता दोगे कमेंट में कि एग्जैक्ट बिहार का जो लैंड है वो एग्जैक्ट कितना परसेंट है ऑफ इंडिया का लैंड, ये आप कमेंट में बताओगे, प्लीज बता देना। ऑपरेशनल होल्डिंग की अगर हम बात करें ना कि भाई जो लैंड के पार्सल्स है, खेत के जो पार्सल्स हैं, तो हर मतलब इंडिविजुअल के पास में कितना कितना क्या क्या है, तो अगर आप देखोगे ना कि मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल का मतलब क्या, वो सारे फार्मर्स जिसके पास टोटल जमीन खेती वाली 1 हेक्टेयर से कम हो। स्मॉल का मतलब क्या हो गया, 1 से 2 हेक्टेयर वाले। मीडियम का मतलब 2 से 4, ऐसे बढ़ते रहता है। ठीक है, तो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स मतलब
या तो लेस देन 1 हेक्टेयर हो या स्मॉल में 1 से 2 हेक्टेयर वाले का अगर आप देखोगे तो जितना भी हमारा ऑपरेटेड एरिया है, कि जितना हमारा मतलब खेत और ये सब चीजें है, उसमें 75% तो ये मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स ही है। सोच रहे हो मतलब कितना गरीबी है, किसान कितने गरीब हैं कि 75% तो जो हमारा जमीन है वो ये लोग हैं कि मार्जिनल और स्मॉल वाले रखे हुए हैं। ठीक है। और लार्ज जो फार्मर्स हैं, जो ग्रेटर देन 10 हेक्टेयर्स आपके उनके अपने लैंड, उनका अगर ऑनरशिप है अगर 10 हेक्टेयर से ज्यादा, तो वो लेस देन 1% है। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गई बात। ठीक, इनका जो है इनका ऑपरेशनल होल्डिंग लेस देन 1% है। अगर हम बात करें लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न का, कि जो हमारे पास खेत है, टोटल जमीन जो है हमारे पास, खेत नहीं जमीन जो टोटल हमारा बिहार का है, तो वो कैसे कैसे हम यूज कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा तो देखो नेट सोन एरिया में हमारा यूज हो रहा है, मतलब खेती बाड़ी में हम ज्यादा यूज कर रहे हैं अपना। अगर मान लो कि 100 है हमारा हेक्टेयर, तो 53.9 हेक्टेयर तो हम खेती में यूज कर रहे हैं, नेट सोन एरिया है वो। उसके बाद अगर हम बात करोगे तो लैंड जो है अवेलेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, उसमें हमारा 23.3% जा रहा है। अब आप सोचोगे कि यार जो अवेलेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए, तो वो कौन कौन सी चीजें होंगी, कौन कौन से लैंड होंगे। या तो ये होगी वो बैरन हो, बंजर हो गया हो, तो भाई आप उसमें कल्टीवेशन खेती होती नहीं कर पाओगे। या तो वो अनकल्टिवेबल हो, कि उसमें कुछ चीजें आप हैं, मान लो कि पास्चर है या फिर फील्ड है, ये सब चीजें कुछ कुछ होंगी। या फिर वो नॉन एग्री लैंड हो, या फिर वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लैंड नहीं हो। मान लो कि आप भाई जहां पे घर है, घरारी जिसको बोलते हैं, तो वो तो आप उसमें खेती थोड़े करोगे, तो वो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है। तो वो है आपका 23.3%। अगर आप फैलो लैंड की बात करोगे, फैलो का मतलब कि 1 सीजन 2 सीजन जैसे हम लोग छोड़ देते हैं ना खेती की, या फिर न्यूट्रिएंट्स को फिर से रिवाइव करने के लिए, रिकवर करने के लिए 1-2 सीजन आप छोड़ देते हो, तो वो क्या है, वो 12.8% है। इसी तरीके से फॉरेस्ट आपका 6.6% है। तो ये चीजें हैं। ठीक है। अगर आप देखोगे इरिगेटेड एरिया, तो इरिगेटेड एरिया हमारे, देखो हमारे बिहार में टोटल हमारा है कितना, 93.6 लाख हेक्टेयर। उसमें हम लोग 53.9% में खेती कर रहे हैं, तो मतलब कितना, कुछ 50 लाख हेक्टेयर ऐसा कुछ ये आएगा। अब इरिगेटेड एरिया जो है 53.41 लाख हेक्टेयर से 54.96 लाख हेक्टेयर हमारा पहुंच गया है 2016-17 से 2021-22 में, कि जो हम सिंचाई कर रहे हैं, जहां पे कुछ सिंचाई का साधन हो, तो वो ऐसा पहुंच गया है 53.41% से 54.96% तक 2016-17 से 2021-22 में। ठीक है। और अगर आप देखोगे कि हम अगर सिंचाई कर रहे हैं तो उसका सोर्स क्या है, तो सबसे बड़ा सोर्स आपका है ट्यूबवेल या वेल, जो कुआं या फिर ट्यूबवेल आप पंपी सेट से जो चलाते हो, तो वो जो है 63.4% है आपका सिंचाई का स्रोत अगर आप देखोगे। उसके बाद आपका आता है 30.9% सिंचाई आप करते हो कनाल से, कि नहर बह रही है और उससे आपकी सिंचाई हो रही है। ठीक। और क्योंकि नहर बहती है फिर उसके बाद खोल दिया तो खेतों में जाती है, इस तरीके से। और जो सबसे कम है वो टैंक इरिगेशन है, कि टैंक में आपने क्या किया, स्टोर किया पानी और उससे इरिगेशन कर रहे हो। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए हम भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताओगे, ये आपका है 8th क्वेश्चन, कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो हम कर रहे हैं, ये किस किस क्रॉप्स के लिए है, ये बता दोगे। 9th क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा कि जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड है सेक्टर पूरा, उसमें जो सब सेक्टर्स अलग अलग हमने देखा, लाइफ ये सब, उसमें लार्जेस्ट शेयर किसका है। अगर हम ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड की बात करें तो लार्जेस्ट शेयर किस सब सेक्टर का है वो बता दोगे। एग्रीकल्चर एंड अलाइड में अलग अलग सब सेक्टर्स थे, हमने देखा था, क्रॉप्स था, लाइफ स्टॉक था, ये सब था, उसमें लार्जेस्ट शेयर किसका है ये बताओगे आप। उसके बाद आपसे क्वेश्चन है कि वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे नेट सोन एरिया सबसे ज्यादा है। ठीक है। नेट सोन एरिया आपका क्या है, यहां पे हाईएस्ट है, ये बताओगे। तो ये 3 क्वेश्चन आप यहां पे क्या करो, आप हर समय पॉज करके ये क्वेश्चन को का आंसर कर दिया करो, फिर आगे बढ़ा करो।
इससे आपको पॉज भी मिलेगा, क्योंकि देखो हमने यही किया है कि जब आपका खत्म होगा कोई भी चैप्टर, तो उसके बाद में आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उसका कमेंट में डालना है आंसर और फिर आगे बढ़ना है। अब हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 की अगर हम बात करें तो ये इंटरप्राइज सेक्टर है। इंटरप्राइज सेक्टर का मतलब कि नौकरी वोकरी और ये सब की अपना एक व्यापार टाइप का चीजें जो भी है वो इसमें आएगी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं, अब ये इंडस्ट्रीज की बात हो रही है कि उस पर हम कुछ वैल्यू एडेड कर रहे हैं चीजें, है ना। जैसे अगर मान लो कि टमाटर है तो टमाटर को हम लोग वैल्यू ऐड करके इसको हम लोग टोमेटो सॉस बना दिए, तो दैट इज कॉल्ड एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका शुगर है और उसके बाद में आपका डेयरी है। ये दो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ फैक्ट्रीज की, तो 2018-19 से 2019-20 में नंबर ऑफ फैक्ट्रीज तो बस यार 0.3 परसेंटेज पॉइंट से बढ़े हैं। नंबर ऑफ फैक्ट्रीज कितने परसेंटेज पॉइंट से बढ़े? 0.3%। कितने परसेंटेज पॉइंट से? 0.3% से। कितने से? 0.3% से। लेकिन अगर वर्किंग कैपिटल की बात करो कि इन फैक्ट्रीज के बाद पास में जो वर्क करने के लिए जो कैपिटल चाहिए, तो वो बढ़ी है 51% से। नंबर ऑफ फैक्ट्रीज कितने से बढ़ा? 0.3% से। कितने से? 0.3% से। बस कितने से? 0.3% से। लेकिन जो वर्किंग कैपिटल है इन फैक्ट्रीज के पास में वो कितना बढ़ा? वो बढ़ा 51% से। क्या ये भूलोगे? नहीं भूलोगे, बिल्कुल नहीं भूलोगे। ठीक, अब जो है उसके बाद में ये एक चीज देख लो कि हरिनगर शुगर मिल एक है। ये ना मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है कि मैक्सिमम इथेनॉल प्रोडक्शन, अगर शुगर मिल्स की बात करें अलग अलग, तो उसमें मैक्सिमम इथेनॉल प्रोडक्शन हरिनगर शुगर मिल से हो रही है। और मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी भी, अगर शुगर मिल्स से जो हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, तो वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी भी हरिनगर शुगर मिल से ही प्रोड्यूस हो रही है। तो आप हमें कमेंट में बताओगे कि ये हरिनगर शुगर मिल कहां है, कहां है, आप ये बताओगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स की अगर आप देखो तो पिछले 6 सालों में इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट हमने 60,000 करोड़ कुछ हमारे इन्वेस्टमेंट पिछले 6 सालों में आए हैं कि भाई हम बिहार में इंडस्ट्री सेट करना चाहते हैं। ये सब चीजें कि इन्वेस्टमेंट हम करना चाहते हैं बिहार में, तो उसके लिए कितना आया है हमारा पिछले 6 साल में 2016 से 2022 में? 60,000 करोड़। अगर हम कलरव की, एक इंपॉर्टेंट वहां पे था तो हमने डाल दिया। कलरव एक क्या है? बर्ड फेस्टिवल है, जो कि नागी नक्ती जो बर्ड सेंचुरी है जमुई में, वहां पे इसको सेलिब्रेट किया गया है, पहला बर्ड फेस्टिवल। सिल्क जो बिहार में प्रोड्यूस होता है 3 टाइप का प्रोड्यूस होता है, मलबेरी, तसर और एरी। तसर आई थिंक सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसमें आप हमें बता दोगे कि इसमें आप बताओगे कि जो नंबर ऑफ फैक्ट्रीज बढ़ी है, ये आपका 11th क्वेश्चन है। नंबर ऑफ फैक्ट्रीज कितने से बढ़ी है, आप ये बताओगे 2018-19 से 2019-20 में। ठीक है, 2018-19 से 2019-20 में कितने से बढ़ी है ये आप बता दोगे। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग चैप्टर 5 में बढ़ रहे हैं। चैप्टर 5 आपका है लेबर, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्स। ठीक है, तो यहां पे लेबर की बात होगी, एम्प्लॉयमेंट की एंड स्किल्स की, जो कि ऑलरेडी अंडरस्टूड है इससे इसके। अब देखो बिहार का अगर हम रैंक देखें ना टॉपिक का इसका, तो बिहार का रैंक थोड़ा अलग अलग चीजों में देख लेते हैं। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में बिहार का रैंक कितना है? तो लोवेस्ट है भाई। पूरे स्टेट्स में बिहार का रैंक लोवेस्ट है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में। वर्कर पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है कि आपका वर्कर अपॉन पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन कितना है उसमें आपको वर्किंग पॉपुलेशन कितना, वर्कर कितना है, दैट इज द रेशियो। इनटू 100 करोगे आप तो आ जाएगा परसेंटेज। ठीक है, तो ये 40.1% है बिहार का, जो कि लोवेस्ट है। डिपेंडेंसी रेशियो की अगर आप बात करोगे तो हाईएस्ट है। डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब क्या हुआ कि कितने डिपेंडेंट है। जैसे मान लो कि हम लोग ऐसा जनरली मानते हैं कि 15 से 64 साल वाले जो लोग हैं ना, वो वर्क कर सकते हैं। 15 से कम वाले डिपेंडेंट होते हैं, जनरली अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट होंगे, और 64 के बाद वाले भी डिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि बुढ़े हो गए तो अपने बाल बच्चों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो डिपेंडेंसी रेशियो ये बताता है कि कितने आपका पॉपुलेशन, कितना जनसंख्या ऐसा है जो डिपेंडेंट है,
जो खुद से अभी काम नहीं कर पाएगा। तो 15 से कम वाले या 64 से ज्यादा वाले जो भी आपके पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन होंगे। तो डिपेंडेंसी रेशियो यही होता है कि ये वाला जोड़ दो, x जो 15 से कम है, y जो 64 से ज्यादा है, तो x प्लस वाई अपॉन जो 15 से 64 वाले में है उसका आप रेशियो ले लो, इंटू 100 कर दो, तो इससे आ जाता है। और ये डिपेंडेंसी रेशियो अगर बिहार का देखो तो पूरे राज्यों में बिहार का हाईएस्ट है डिपेंडेंसी रेशियो, और ये कितना है 58.3% है। अगर नेशनल एवरेज की बात करो तो दैट डिपेंडेंसी रेशियो कम्स आउट टू बी 44.3%। हमारा क्यों इतना ज्यादा है? क्योंकि हमारा फर्टिलिटी रेट ज्यादा है, यहां पे बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो इसीलिए डिपेंडेंट पॉपुलेशन बढ़ जा रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे जो आ रहे हैं तो वो तो अपने माँ बाप पे न डिपेंडेंट है, निर्भर है ना। अगर लोवेस्ट बात करो कि किस स्टेट का सबसे कम डिपेंडेंसी रेशियो है, तो वो है आपका तेलंगाना। तेलंगाना का 34.8% है, ठीक है। अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें तो लोवेस्ट है बिहार का। यार देख रहे हो, मतलब अलग लेवल का हम लोग का जो है ना, मतलब रैंकिंग हो रही है, देख रहे हो, मतलब बहुत ही घटिया स्थिति है कि नहीं। तो अगर आप बात करोगे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की, तो बिहार की लोवेस्ट है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, एंड वो कितना है, वो 42.2% है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब क्या होता है कि आपका जो लेबर फोर्स है, जो टोटल वर्किंग एज है आपका, जो टोटल वर्किंग एज वाला आपका 15 से 64 वाले लोग हैं, तो उसमें क्या होगा, देखो, या तो कोई तो वर्क कर रहा होगा या कोई सर्च कर रहा होगा वर्क का, जिसके पास वर्क नहीं है ना। तो ये दोनों तो ऐसे कैटेगरी है कि भाई या तो ये वर्क कर रहा है या फिर सर्च कर रहा है, मतलब ये काम करने के लिए इच्छुक है या काम कर रहे हैं। एक कैटेगरी इसमें ऐसा होगा कि भाई वो तो कोई काम कर नहीं रहा है, अनएम्प्लॉयड है, लेकिन वो काम के लिए सर्च भी नहीं कर रहा है। जैसे आप लोग में से बहुत लोग ऐसा होंगे कि आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हो, काम कर नहीं कर रहे होगे, और आप सर्च भी नहीं कर रहे हो कोई काम के लिए, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो बीपीएससी की। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये बोलता है कि भाई हमें ये रेशियो निकालो कि जो वर्किंग एज है उसमें से कितना ये लोग हैं और टोटल कितना है बाकी, टोटल में आप इसको भी ऐड कर दोगे। तो वर्किंग या तो वर्क कर रहा हो या तो वो सर्च कर रहा है वर्क के लिए, डिवाइडेड बाई वर्क कर रहा हो या सर्च कर रहा हो वर्क के लिए, डिवाइडेड बाई टोटल वर्किंग एज। तो इससे हमें यह पता चलेगा कि कितने लोग लेबर फोर्स का कितना पार्टिसिपेशन रेट है, कि कितने लोग लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो उस एज ग्रुप में है, ठीक है। आप देखो ना कितना घटिया, मतलब लाइक कितना लॉप साइडेड रेशियो है, परसेंटेज देखो। मेल्स के लिए तो ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 72.2% है, फीमेल्स के लिए लेकिन ये 10.9% है। क्यों है आपको पता चले, देखो मान लो कि जनरली क्या होता है, जो शादी हो गई औरतों की, लड़कियों की शादी हो जाती है बिहार में तो खास करके, तो वो जनरली बाहर में जॉब के लिए अप्लाई भी नहीं करते, इवन इफ दे आर एजुकेटेड एंड ऑल। तो थोड़ा सा ना ऐसा लाइक घर में ही डिस्करेज करते हैं कि यार जॉब क्या करेगी, हमारे आन शान के खिलाफ है क्या, हम नहीं पैसा कमाते हैं क्या, ये घर इतना ये हो गया कि अब औरतों को भी जॉब करना पड़ेगा। अरे भैया आप अपनी पैट्रियार्की अपने पास रखो, ठीक है। अब बहुत सारे मतलब वैसे तो चिल है यार, मतलब लड़कों को भी ये ऑप्शन मिलना चाहिए कि भाई जॉब अब नहीं करना तो आराम से घर में बैठे, आराम से टीवी सीरीज देखे, मिर्जापुर देखे, चिल मारे लाइफ में, वो भी एक अच्छा गोल हो सकता है। लेकिन हम लोग के पास में वो ऑप्शन नहीं रहता है, ठीक है, हमें तो करना ही है काम, ठीक। औरतों के पास में जनरली वो ऑप्शन, औरतों के पास में भी काम करने का नहीं रहता है, क्योंकि उनको जबरदस्ती, बहुत सारे औरतों को ऐसा जबरदस्ती किया ही जाता है कि भाई अगर काम भी करने लायक है तो उनको काम नहीं करने दिया जाएगा। तो ये चीज है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की अगर हम बात करें तो मेल्स का तो 72.2 है, फीमेल्स का 10.9% है, बिहार की बात करें, और लोएस्ट है पूरे कंट्री में, अलग अलग स्टेट्स में हमारा। अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो की अगर आप बात करो तो अर्बन बिहार में ज्यादा है रूरल बिहार से। कहां पे ज्यादा है? अर्बन बिहार की रूरल बिहार, शहरी बिहार की गांव वाला बिहार, शहरी बिहार में। शहर जो है बिहार का, वहां पे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो है, ठीक है। ये चीज आप याद रखोगे। जनरली ये आपको लगेगा कि अरे यार जो गांव वाला जो बिहार है वहां पे ज्यादा आपको ये है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, ठीक है। अर्बन बिहार में ज्यादा आपको अनएम्प्लॉयमेंट है। जेंडर वेज गैप की अगर आप बात करोगे तो जेंडर वेज गैप क्या है कि मतलब आपने मेल जो आपके हैं और फीमेल जो आपके स्टेट के हैं तो उनको कितना वेज दिया और इनको कितना वेज दिया, इसके बीच में कितना गैप है। तो अगर जेंडर वेज गैप की बात करें तो बिहार में तो 28% है जेंडर वेज गैप, कि मेल्स को आप 28% ज्यादा दे रहे हो फीमेल से पगार। सेम काम करने के लिए आपने क्या किया कि मेल को 28% ज्यादा दिया। आप 100 रुपया दे रहे हो फीमेल को तो 128 रुपया दे रहे हो मेल को।
ठीक है। लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो और हालत खराब है। इंडिया का एवरेज क्या है? 36% जेंडर वेज गैप, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इंप्लॉयमेंट का अगर आप कैटेगरी देखोगे तो सेल्फ इंप्लॉयमेंट हमारे बिहार में अगर मान लो कि 100 लोग इंप्लॉयड हैं तो उसमें 59.9 लोग तो सेल्फ इंप्लॉयमेंट कर रहे हैं, कुछ अपना दुकान खोले हुए हैं, कुछ ये सब कर रहे होंगे। जो रेगुलर वेज या सैलरी वाले लोग हैं एंड कैजुअल लेबर मिला के तो 9.3% है आपके। और जो कैजुअल लेबर वाले हैं ये 30 ये जो है ना, ये ऐसा इधर आएगा कैजुअल लेबर वाला। रेगुलर वेज एंड सैलरी वाला 9.3% है। एंड कैजुअल लेबर जो दिहाड़ी की तरह काम करते हैं कि कल गए फिर वहां पे देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, कि डेली के बेसिस पे काम कर रहे हैं, वो कैजुअल लेबर होते हैं, तो वो 30.8% है। सेल्फ इंप्लॉयमेंट वाले 59.9, जो रेगुलर सैलरी वाले हैं वो 9.3% है, ठीक है। अब हम आपको टेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप बता दीजिए हमको, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा 12वां आई थिंक, हाँ। अर्बन एंड रूरल बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट रेट में क्या रिलेशन है, किस में ज़्यादा है, वो आप बता दो कि अर्बन ग्रेटर देन रूरल है कि रूरल ग्रेटर देन अर्बन है अनएम्प्लॉयमेंट रेट में। 13वां आपका है कि जेंडर वेज गैप कितना है बिहार में, यह बता दोगे, ठीक। ये हो जाएगा। अब हम लोग चैप्टर 6 पे बढ़ते हैं। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो भाई बिहार का जो रैंक है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में दैट इज 1 अमॉन्ग स्टेट्स। जितने भी स्टेट हैं उसमें रैंक 1 पे हैं हम लोग। किस चीज में? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, कि ग्रोथ हमारा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, स्टोरेज सेक्टर, कम्युनिकेशन सेक्टर, ये सब में जो ग्रोथ हमारा हुआ है वो सबसे ज्यादा हुआ है अमॉन्ग ऑल द स्टेट्स, ठीक है। जो राज्य जितने भी हैं उसमें सबसे ज्यादा तेजी से हम लोग बढ़े हैं ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, स्टोरेज, ये सब में, ठीक है। अगर आप रोड एक्सीडेंट की बात करोगे ना तो बिहार का जो है रैंक 15वां है स्टेट्स में रोड एक्सीडेंट में। पहला कहां पे है? तमिलनाडु में। खूब रोड एक्सीडेंट होता है तमिलनाडु में, ठीक है। और देखो तमिलनाडु में रोड एक्सीडेंट होने का ना एक रीजन ये भी है कि वहां पे पहाड़ बहुत ज्यादा है, चीजें हिली एरियाज टाइप के हैं, तो वहां पे एक्सीडेंट ज्यादा होगा ही होगा। अभी हम कुछ टाइम पहले ऊटी गए थे, कितना सुंदर सा एरिया है यार, बट वहां पे एक्सीडेंट भी होगा, ठीक है। उधर ही वीरप्पन का अपना दहशत था पूरा, ठीक है। अगर आप रोड डेंसिटी की बात करोगे ना, रोड डेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि भाई अगर मान लो कि ये कुछ एरिया है, कुछ किलोमीटर स्क्वायर है, मान लो x किलोमीटर कुछ स्क्वायर है, तो इसमें कितना आपका किलोमीटर रोड है, दैट इज रोड डेंसिटी। तो इसका क्या हो जाएगा यूनिट, कि कितना किलोमीटर का रोड है वर्सेज कितना किलोमीटर स्क्वायर आपका एरिया है। तो अगर रोड डेंसिटी की बात करोगे ना तो केरला का सबसे ज्यादा रोड डेंसिटी है, कि मतलब एक अगर 1 यूनिट स्क्वायर किलोमीटर ले रहे हो तो उसमें सबसे ज्यादा लेंथ ऑफ रोड आपको केरला में मिलेगा। उसके बाद आपका दूसरा आता है वेस्ट बंगाल में, और तीसरा आपका आता है बिहार में। देखो अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए कि क्यों ऐसा है कि केरला भाई टॉप कर गया, भाई तीसरे नंबर पे बिहार क्यों आ गया? भाई बिहार से तो अच्छे डेवलप्ड स्टेट्स और भी हैं ना, तो फिर ये क्यों रोड डेंसिटी में तीसरे नंबर पे है बिहार? इसका रीजन है, देखो केरला में तो ज्यादा इसलिए क्योंकि केरला डेवलप्ड है, ठीक है। लेकिन वेस्ट बंगाल और बिहार में ज्यादा रोड डेंसिटी इसलिए क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। मान लो कि बाकी आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये सब में कुछ लोग यहां पे रह रहे हैं, कुछ लोग यहां पे रह रहे हैं, कुछ लोग यहां पे रह रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि इनको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो आप रोड अगर इतना बना दोगे तो काम चल जाएगा, जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, जनसंख्या का घनत्व। लेकिन अगर आप मान लो कि बिहार और वेस्ट बंगाल जैसे एरिया में है ना, तो इतना कटर 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 करके लोग रह रहे हैं, इतना भीड़ है, तो भैया आपको कनेक्ट तो करना पड़ेगा इन लोगों को, ये सबको कनेक्ट करना पड़ेगा, तो इसीलिए रोड डेंसिटी बढ़ गई आपकी, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल और बिहार में रोड डेंसिटी ज्यादा है, बिहार का तीसरा नंबर है यहाँ पे रोड डेंसिटी में। रोड एक्सीडेंट में 15वां स्थान। रोड एक्सीडेंट में कौन सा स्थान है? 15वां। रोड एक्सीडेंट में रैंक कौन सी है बिहार की? 15। कौन सी रैंक? 15th। रोड डेंसिटी में कौन सी है? तीसरा। कौन सी रैंक? तीसरा। अगर आप लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे की बात करोगे ना, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में कहां पे कितना लेंथ है नेशनल हाईवे का, तो सबसे ज्यादा आपको कहां पे है? पटना में है। इसमें कोई डाउट है नहीं, क्योंकि यार वो अपना कैपिटल है तो वहां पे होगा। और सबसे कम कहां पे है? शिवहर। शिवहर एकदम सब चीज में लगभग लो पे ही चल रहा है। कोई शिवहर वाले हैं तो यार मतलब निकालो बीपीएससी और वहां पे डेवलप करो, जरूरी है, हमारा भाई जिला है वो, ठीक है। तो
एकदम वहाँ पे डेवलपमेंट जरूरी है। देखो ना 22 किलोमीटर है बस यहाँ पे नेशनल हाईवे का लेंथ। वही अगर पटना में देखोगे तो 506 किलोमीटर नेशनल हाईवे जाती है। अब आपको हम टेस्ट कर लेते हैं। फिर आप बता दो कि रोड एक्सीडेंट में क्या रैंक है। देखो इजी क्वेश्चन पूछना है बट जरूरी है। रैंक इन रोड एक्सीडेंट और रैंक इन रोड डेंसिटी, बिहार का इन दोनों में क्या क्या रैंक है बता दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चैप्टर 7 आपका क्या है, ई गवर्नेंस है। ई गवर्नेंस में क्या है भाई, कुछ बिहार ने मचाया है ई गवर्नेंस में, बहुत बढ़िया काम किया है। तो इसको CSI नीलेंथ अवार्ड, फिर इसको डिजिटल इंडिया अवार्ड, ये सब मिला हुआ है। इंडिया का अगर हम बात करें तो उसका रैंक क्या है, 105th। किस चीज में, ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स। कैसे हम ई गवर्नेंस को प्रमोट कर रहे हैं, उसमें इंडिया का रैंक उतना अच्छा नहीं है, 105वें नंबर पे है। अगर बिहार की कुछ फैक्ट्स की बात करें तो टेली डेंसिटी, कि टेलीफोन की डेंसिटी पर 100 पॉपुलेशन कितना लोगों के पास टेलीफोन है, तो वो कितना है 50.6%। अगर इंटरनेट डेंसिटी देखेंगे तो वो 31% है। या टेलीफोन 50 लोग के पास है तो उसमें सबके पास स्मार्टफोन थोड़े होगा। इंटरनेट डेंसिटी तो उसी को कहेंगे जिसके पास स्मार्टफोन हो। तो इसमें से 20 लोग के पास में आपका स्मार्टफोन नहीं है, स्मार्टफोन आपके 30 लोग के पास से अराउंड है, तो वो इंटरनेट डेंसिटी हो गया। कितने ग्राम पंचायत भारत नेट से के थ्रू में कनेक्टेड है। भारत नेट का मतलब क्या कि ऑप्टिकल फाइबर जो हम लेके जा रहे हैं, जहां से इंटरनेट फास्ट चलेगा, सारी चीजें होगी। फिजिक्स में आप ऑप्टिकल फाइबर का पढ़ते हो कैरेक्टरिस्टिक की, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, तो लॉस जो है वेव का और जो हमारा डेटा है उसकी कम होती है, वहाँ पे नेग्लिजिबल होती है लॉस। तो जो भारत नेट है उसके अंडर में हमारा 98.7% ग्राम पंचायत जितने भी है बिहार में, वो भारत नेट के थ्रू कनेक्टेड हो गए हैं। अगर हम आधार इनरोलमेंट की बात करें तो बिहार में आधार 86% जनता के पास में इनरोल कर ली है जनता ने। वही अगर इंडिया की बात करें ओवरऑल एवरेज तो वो 93% है आधार इनरोलमेंट। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको बार बार एक बार देखना है कि टेली डेंसिटी कितना है 50.6%, कितना है 50.6, इंटरनेट डेंसिटी कितना है 31%, ग्राम पंचायत जो भारत नेट से कनेक्टेड है 98.7%, आधार इनरोलमेंट 86%। एक आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 112 नंबर है आपका इमरजेंसी के लिए, तो ये याद रखना। इसी को ना अब पूछ लेगा क्वेश्चन यार प्रीलिम्स में कि इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम क्या है। आप बोलोगे साला कोई स्कीम है लगता है। ठीक है, कुछ नहीं है, ये इमरजेंसी नंबर को ही इसी को बोलते हैं। आप फोन कीजिएगा तुरंत आपके पास सेवा मुहैया हो जाएगी। अगर उनके पास लोग हैं, चाहे गाड़ी उड़ी है, कुछ मान लो कि कहीं पे कुछ आप ऐसे जगह में फंस गए हो, चीज़ें हो गई कुछ ऐसा है ना, चोरी चकारी हो गई, ये सब चीज़ें, तो आप फ़ोन करके फटाफट इमरजेंसी के थ्रू आप सपोर्ट पा सकते हो। अब देखो ई गवर्नेंस की चीज़ हम कर रहे हैं तो थोड़ा एप्स एंड पोर्टल्स के बारे में पता रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि एप्स एंड पोर्टल्स एक जगह रख दिया है। देखो बिहार वन पोर्टल क्या है, बिहार वन पोर्टल कुछ नहीं, जैसे उमंग ऐप है ना भारत सरकार के लिए, वैसे ही ये भी है कि यहाँ पे अलग अलग जो वेबसाइट, जैसे मान लो BPSC का वेबसाइट में जा रहे हो, फिर उसके बाद आधार के वेबसाइट में जो बिहार का है, फिर उसके बाद राशन के लिए जा रहे हो, तो वो क्या है ना कि ये एक सिंगल इंटरफेस प्रोवाइड कर देगा कि भाई नागरिक जो भी बिहार का है और स्टेट के बीच में जो भी आपको अगर इंटरेक्शन है तो ये बिहार वन पोर्टल के थ्रू आप कर सकते हो। अलग अलग वेबसाइट्स पे जा सकते हो, आपको कहीं अलग अलग वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं, एक ही इसी इंटरफेस के थ्रू आप सारी चीजें एक्सेस कर सकते हो। CCTNS क्या है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम, ट्रैकिंग या नेटवर्क सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि भाई क्रिमिनल का कोई भी इंफॉर्मेशन है, क्राइम का कोई भी इंफॉर्मेशन है, तो रियल टाइम में आप पुलिस स्टेशन के क्रॉस में आप इसको स्प्रेड कर सकते हो। तो ये है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्किंग सिस्टम। नेवा क्या है, नेशनल ई विधान ऐप। ये क्या है कि भाई लेजिस्लेचर जो है उसको डिजिटाइज करना है, कि भाई वहाँ पे प्रोसीडिंग जो हो रहा है वो डिजिटाइज हो जाए, उसके जो रिपोर्ट्स हैं, चाहे उसकी जो भी स्टेटमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें डिजिटल फॉर्मेट में रहे उस नेवा में। तो नेवा क्या है, डिजिटल करने के लिए लेजिस्लेचर को, स्टेट लेजिस्लेचर को डिजिटल करने के लिए ये एक ऐप है, पोर्टल। तो ये क्या है, इस अंडर द विजन ऑफ वन नेशन वन एप्लीकेशन, उसमें हम जाओगे तो अलग अलग लेजिस्लेचर के आपको मिल जाएंगे वहां पे डिजिटाइज्ड वर्जन। ई कमान क्या है कि होम गार्ड जो हमारे हैं उनको ड्यूटी यहां से मिलती है, जैसे वो ई कमान ऐप पे जाएंगे, भाई चलो जाओ कमान संभालो वहां पे, इस टाइप से। तो होम गार्ड्स के लिए है ये, ड्यूटी के लिए। गृह दर्शन क्या है, ये होम डिपार्टमेंट ने शुरू किया है कि भाई अगर आपको इंपॉर्टेंट प्लेस अगर फाइंड करना है, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स और ये सब, तो आप वहां पे
गृह दर्शन पे ऐप पे आप जाके फाइंड कर सकते हो। इससे क्या होगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा, क्योंकि लोगों को इजीली अवेलेबल हो जाएगा इन्फॉर्मेशन की कौन चीज़ कहाँ पे है। स्पैरो सिस्टम क्या है? स्पैरो सिस्टम क्या है कि भाई आपके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, सरकारी नौकरी के लोग जो हैं, आप भी बीपीएससी निकालिएगा तो उसके बाद स्पैरो के अंडर में आ जाइएगा, गौरैया के अंडर में। तो ये क्या करता है कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है सरकारी कर्मचारियों के। दृष्टि ऐप क्या है? दृष्टि ऐप ये है कि वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ने ये ऐप लेके आया है, और इससे क्या करते हैं कि जो वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट जो भी जल से कि भाई कुछ स्कीम्स उनके चल रहे हैं, बांध वोंध बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे टैब रख सकते हैं, उसकी निगरानी कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू। दृष्टि मतलब, दृष्टि का मतलब क्या कि भाई देख रहे हो आप, है ना, तो वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का ये ऐप है। ठीक है, तो ये हो गया। इस पे हम आपसे एक आध क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आप ये बता दो कि ये 16th क्वेश्चन है कि इंटरनेट डेंसिटी कितना है बिहार में, और 17th बता दो कि स्पैरो प्लेटफॉर्म किस लिए है। ठीक है, ये बता दो आप। उसके बाद अगर आप देखोगे एनर्जी की बात है, तो एनर्जी की बात अगर हम देखें तो एनर्जी में क्या है कि एनर्जी कंजम्पशन की आप बात करो, चैप्टर 8 आपका एनर्जी के बारे में है। तो एनर्जी कंजम्पशन अगर आप बात करोगे बिहार की 2021-22 में, तो पर कैपिटा मतलब पर पर्सन एनर्जी कंजम्पशन जो हुआ है वो 329 किलोवाट आवर हुआ है पर पर्सन। ठीक है, टोटल कितना हमारा एनर्जी खपत हुआ है? 3275.7 करोड़ यूनिट्स बिहार में 2021-22 में एनर्जी कंज्यूम हुआ है। पर कैपिटा कितना कंज्यूम हुआ है? 229 किलोवाट आवर। गलत होगा? नहीं होगा। कितना है पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन? 329 किलोवाट आवर, 329 किलोवाट आवर, 329 किलोवाट आवर। टोटल कंजम्पशन कितना है बिहार का? 3275.7 करोड़ यूनिट्स, 3275.7 करोड़ यूनिट्स, 3275.7 करोड़ यूनिट्स, 3275.7 करोड़ यूनिट्स। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट वाइड अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कहाँ हो रहा है? पटना में। उसके बाद कहाँ? गया में। उसके बाद कहाँ? मुजफ्फरपुर में। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, ये टॉप के 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम हो रही है। और जो लास्ट के 3 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? शेखपुरा, अरवल और शिवहर। शिवहर फिर से अपना लास्ट में है। शेखपुरा, अरवल और शिवहर, यहाँ पे कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, मतलब बिजली रहती नहीं होगी, ये सब चीज़ें होगी वहाँ पे। पटना में थोड़ा सा आपको पता ही है कि आप शहर में जब जाते हो तो थोड़ा बिजली उजली का सिस्टम सही रखते हैं ये लोग। वही अगर गांव की तरफ जाओगे तो एकदम डमाडोल स्थिति कर देते हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है एनर्जी कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन? पटना में। उसके बाद गया, उसके बाद मुजफ्फरपुर। पटना, गया, मुजफ्फरपुर। लास्ट के 3 कौन है? शेखपुरा, अरवल और शिवहर। शिवहर में सबसे कम। ठीक। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से? भाई जो इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर रहे हैं तो वो कहाँ से जनरेट कर रहे हैं? तो एक तो थर्मल पावर प्लांट है आपका, कोल बेस्ड, वहाँ से हम जनरेट कर रहे हैं। कितना जनरेट कर रहे हैं? 5363 मेगावाट, मतलब 5.3 गीगावाट्स। ठीक। हाइड्रो पावर से कितना हम कर रहे हैं? जो स्मॉल हाइड्रो प्लांट्स जो मतलब थोड़ा सा ऊपर से आ रहा है पानी, तो उसके थ्रू कर लिया। ठीक है, कहीं पे वाटरफॉल पे हमने हाइड्रो प्लांट लगा दिया, हाइड्रो पावर जनरेट कर रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग 808 मेगावाट जनरेट करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी से हम कितना करते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी सोलर, विंड, ये सब हो गया, तो वहाँ से हम लोग करते हैं 1614 मेगावाट। ठीक है, टोटल कितना आ जाता है? 7785 मेगावाट। थर्मल पावर प्लांट से कितना? 5363। 5363 कितना? थर्मल पावर प्लांट से 5363। हाइड्रो पावर से कितना? 808 मेगावाट। कितना? 808 मेगावाट। कितना कितना कितना? 808 मेगावाट। ठीक है, और जो रिन्यूएबल एनर्जी है उससे कितना? 1614 मेगावाट। 1614 मेगावाट। ठीक है, याद रहेगा। ठीक। अब देखो नोडल एजेंसी कौन है? सोलर प्लांट्स। अभी आप देखते होंगे कि हमने आपको बजट में भी पढ़ाया था कि सोलर प्लांट हम लोग लगवाने जा रहे हैं, पीरपैंती और एक और जगह था, है ना? तो आप बताओगे कमेंट में कि कौन से 2 जगह थे वो। तो सोलर पावर प्लांट जो अगर बिहार में लगती है तो उसका जो पूरा नोडल एजेंसी है वो है बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, बरेदा। बरेदा है, आप कैसे भी आप प्रोनाउंस कर लो, बरेदा। तो ये जो है नोडल एजेंसी है जहां पे करप्शन अगर करना है तो आपको यहीं पे कांटेक्ट करना होगा। सोलर प्लांट से रिलेटेड कोई भी करप्शन अगर आपको करना है तो बरेदा से आप कांटेक्ट कीजिए। नंबर ऑफ स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स बिहार में कौन से हैं? छोटे लेवल के हाइड्रो पावर प्लांट्स, वो बड़े वाले नहीं कि भाई डैम से जो है आप पूरा ये कर रहे हो कि पानी गिरा रहे हो, डैम से ऐसे करके पानी आप गिरा रहे हो और फिर यहाँ पे टरबाइन लगा दिया, क्योंकि पानी का पोटेंशियल एनर्जी
चेंज हो जा रहा है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में, टरबाइन धर 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 चल रहा है एकदम, ठीक है, 3 इडियट्स का वो जैसे धर ऐसे चला रहा है, और फिर यहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो। तो इस ऐसा बड़े लेवल पे नहीं, लेकिन स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स जो है बिहार में 13 हैं छोटे लेवल के, जिसका टोटल कैपेसिटी कितना है 54.3 मेगावाट। कितना है 54.3 मेगावाट, कितना 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 54.3 मेगावाट। ठीक, अब हम आपका टेस्ट कर देते हैं नॉलेज यहाँ पे। तो आप ये बता दो कि ओके 18वां क्वेश्चन है ये, पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन आप बता दो बिहार में कितना है। ठीक, दूसरा बता दोगे कि जो कंजम्पशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट वाइज बता दोगे कि हाईएस्ट कंजम्पशन कहाँ पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, और लोएस्ट किस डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ये आप बता दोगे वहां पे। ठीक है, अब देखो 9th चैप्टर कौन सा है, 9th चैप्टर आपका है रूरल डेवलपमेंट का। क्या है, रूरल डेवलपमेंट का। तो यहां पे मतलब ग्रामीण विकास। तो सबसे पहले तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि बिहार में ग्राम पंचायत कितने हैं, 8058। कितने हैं भाई ग्राम पंचायत, 8058। जोर से बोलो, दम लगा के 8058, सारे बोलो 8058, फिर से बोलो 8058। पंचायत समिति कितना है 533। कितने हैं पंचायत समिति 533। जिला परिषद कितना है 38। जिला परिषद कितना है 38। ठीक है, अब देखो इसमें यहां पे इकोनॉमिक सर्वे ने कुछ कुछ जो है स्कीम्स यहां पे रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड दिया था, तो मैंने यहां पे आपको दे दिया है। थोड़ा सा देख लेते हैं। जीविका, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी है ना, जीविका बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसमें क्या है आप देखो 1.27 करोड़, 1.27 करोड़ रूरल फैमिली, मतलब 1.25 करोड़ कम से कम फैमिली परिवार इसके से इंपैक्ट हुए, मतलब उनको अच्छा मतलब एक हम लोग इंपैक्ट कर पाए हैं। इसमें क्या हुआ है इसके अंदर में कि 10.35 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप हमने फॉर्म किया है। और यहाँ पे जो पता है आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है, आपस में लेंडिंग वेंडिंग करते हैं। तो यहाँ पे सरकार ने 5,574 करोड़ आउटस्टैंडिंग क्रेडिट इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को दिया है। ठीक है, अगर मनरेगा की बात करोगे, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, तो इसमें 48 लाख हाउस होल्ड को एम्प्लॉयमेंट मिला है बिहार में 2021-22 में। कितने लाख लोग हाउस होल्ड को, 48 लाख। कितने लाख, 48 लाख। और उसमें अगर आप देखोगे तो 1811.8 लाख परसेंटेज एम्प्लॉयमेंट, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये भी हटाओ। ये आप याद रखो कि जितना भी टोटल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है उसमें से औरतों को 53.4% एम्प्लॉयमेंट मिली है, मतलब मर्द से ज्यादा औरतों को मिली है। ठीक, होम स्टेड लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, होम स्टेड लैंड आपको पता है, आप बताना पहले हमको इसको, ये करके आपको जो है ना कुछ चीजें आप खुद ही सर्च करके हमको बताओगे। होम स्टेड लैंड क्या होता है या बताओगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एलिजिबल फैमिलीज है 88,000, तो क्या होता है वो क्यों उनको मिला है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, अगर आप देखोगे बात तो यहाँ पे कुछ टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स अलॉटेड हुआ है, ये जरूरत नहीं है। ये आप देख लो कि एवरेज लिफ्टिंग कितनी हुई है, 97.9% एवरेज लिफ्टिंग हुई है फूड ग्रेन की 2017-18 से 2021-22 में, मतलब जितना अलॉट हुआ है उसका इतना लिफ्ट होके बटा है। ठीक है, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना, वही पेयजल के लिए मतलब पीने के लिए पानी के लिए, उसमें कितना सिलेक्ट हुआ है पंचायत, 4,290। देखो टोटल पंचायत कितना है 8,058, उसमें से सिलेक्ट कितना हुआ है यहाँ पे 4,290, लगभग आधा। उसमें कंप्लीट हो गया है वर्क 57,000 कुछ वार्ड्स में, मतलब 99.5, लगभग ये सारे पंचायत में कंप्लीट हो गया है पेयजल का वाला सिस्टम। मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नली पकीरन योजना। ठीक है, तो आच्छादित जहाँ पे नहीं, आच्छादित करना बेसिकली यहाँ पे काम है, गली नली पकीरन ये सब चीज़ें करना। तो ये आपका है 8386 पंचायत आपके सेलेक्ट किए हैं, मतलब लगभग पूरे, और उसमें कंप्लीट हो गया इतने वार्ड्स में। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट योजना, यहाँ पे 10 सोलर स्ट्रीट
लाइट लगेगा पर वार्ड, हर वार्ड में 10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगेगी, ठीक है। और कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए 10 एक्स्ट्रा हम दे देंगे सोलर स्ट्रीट लाइट। मतलब जैसे कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होगा, स्कूल हो गया, फिर उसके बाद पंचायत भवन अगर हो, कोई अगर बैंक है, तो ये सारी चीजें। और आप पंचायत सीरीज देखोगे तो वहां पे देखे होंगे कि स्ट्रीट लाइट के लिए भी वहां पे करप्शन चलती है, कि कोई अगर बड़ा आदमी बोलेगा नहीं नहीं हमारे घर के सामने ही होना चाहिए, कि आपको जो मिला है ये स्कूल के लिए तो वहां पे 2 के जगह 1 लगाओ वहां पे और 1 हमारे घर के सामने लगाओ, ठीक है। या फिर अगर ये होता है कि भाई वार्ड में आपको 10 स्ट्रीट लाइट लगानी है तो हमारे घर के सामने 1 लगाओ, कि हमारा घर जो है अजोत रहे। तो रिडक्शन है कितना, 7,88,40,000 kg ऑफ CO2 एमिशन पर ईयर, क्योंकि हम स्ट्रीट लाइट में क्या LED लाइट लगाते हैं, वो बड़ा ही उससे फायदा। और दूसरा ये भी है कि सोलर लाइट है ये, तो हमें ये सब चीज़ों से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि आप देखोगे थर्मल जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जो हुआ है वो तो थर्मल पावर से, आपको आधा से ज्यादा तो थर्मल पावर से जनरेट हो रहा है, कोल बेस्ड है। तो कोल से जगह अगर आप बिजली अगर जनरेट करते हो तो आपको पता है कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है ना। तो इसीलिए ये चीज है। अब देखो अर्बन डेवलपमेंट की बात अगर हम कर लें तो वो तो ग्रामीण था, अब ये शहरी का देख लो। रेट ऑफ अर्बनाइजेशन अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 16.2% है, मतलब 100 में से हमारा 16.2 लोग बिहार में शहर में रह रहे हैं। सेंसस 2011 जब आया था तो उसने बोला था कि 11.3% है हमारा अर्बनाइजेशन, लेकिन अभी जो इकोनॉमिक सर्वे उसने बोला है कि 16.2 अभी के टाइम में चल रहा है। अर्बन पॉपुलेशन इन बिहार अगर हम देखें 2022 में तो वो था आपका 2.02 करोड़, 2.02 करोड़। वही अगर सेंसस 2011 की बात करें तो उस समय था हमारा 1.18 करोड़, तो बढ़ा है काफी, है ना। अगर आप देखोगे ये क्यों बढ़ा है, क्योंकि देखो हम नगर परिषद भी हम नया अभी बनाए हैं और नगर पंचायत भी नया बनाए हैं। नगर परिषद अगर आप देखोगे तो हम 9 नए नगर परिषद लेके आए हैं और 111 नए नगर पंचायत हम सेटअप किए हैं। तो उससे क्या हुआ है कि इन एरियाज में जो लोग रहते थे अब वो शहर के पार्ट हो जाएंगे। तो अचानक से जो है हमारा शहरीकरण, मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि लोग शहर में रहना शुरू हो गए या शहर हमने डेवलप किया है। हमने क्या किया कि भाई कुछ जगह जो पहले ग्रामीण क्षेत्र में आते थे वो अब नगर के टाउन के क्षेत्र में आएंगे, क्योंकि हमने नए ये नगर परिषद और नगर पंचायत बनाया है। तो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो नगर के इसमें आ जाएंगे, तो हमारा अर्बनाइजेशन का परसेंटेज भी बढ़ जाएगा। और ये भी बात है कि कुछ लोग शहर को तरफ पलायन कर तो रहे हैं फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड वॉट एवर, पुश एंड पुल फैक्टर्स जो हम लोग पढ़ते हैं, राइट। तो कुछ स्कीम्स यहाँ पे देख लीजिए। अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर हम बात करें तो सेंसस ये बोलता है 2011 कि 1.18, वही यहाँ पे जो 1.18 करोड़ है तो उसको मिलियन में लिखेगा तो 11.8 मिलियन ही तो लिखेगा, है ना। इसमें क्या हुआ है कि 11-9 नगर पंचायत, 11 ही है शायद, 111 नहीं है ये, सॉरी, ये अपना थोड़ा सा सही कर लेना कि ये जो है आपका 11 ही है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो 11 नए नगर पंचायत, कितने नए नगर पंचायत 11, और कितने नए नगर परिषद 9, 11 नए नगर पंचायत और कितने नगर परिषद 9 नगर परिषद ये नए आए हैं। प्रोजेक्टेड अर्बन पॉपुलेशन 2022 में कितना होगा 20.2, मतलब ये 2.02 करोड़ वही है, ठीक है। अब देखो डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर ये सब हटाओ यार, उतना जरूरत नहीं है, हमने दे दिया है ताकि अगर आपको जरूरत पड़े तो रटो, बट मैं बोल रहा हूँ उतनी जरूरत नहीं है। बट फोमो होने लगती है लोगों की, अरे ये नहीं बताया उन्हें बताया, मैंने दे दिया है, रटना है तो रट लो, ठीक है। बिहार गंगा वाटर सप्लाई स्कीम, बिहार गंगा जल आपूर्ति योजना जो है उससे राजगीर, नवादा, गया और बोध गया वाले शहरों में फायदा हुआ है, ठीक है। ये क्या करता है कि जो एक्सेस वाटर है गंगा का उसको सप्लाई करता है पाइप के थ्रू फ्रॉम हाथीदा, मोकामा में हाथीदा करके जगह है वहां से सप्लाई होती है घर तक, पक्की गली नालियां। तो इसमें क्या हुआ है कि 8.8 लाख लोग हाउस होल्ड जो है, परिवार जो है वो बेनिफिट इनको मिली है। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन में क्या है कि इसमें क्या किए हैं कि जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं 2020-21 में 2876 थे, अब वो बढ़ के 4826 हो गए हैं 2021-22 में। आपको पता है कि नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन में, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में भी हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करते हैं कि कुछ लोग अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के रहें और वहां पे वो एक दूसरे को लेंड करें, एक दूसरे को हेल्प करें अपना बिजनेस सेट करने में। तो 2020-21 में बिहार में तो 2876 ही था
सेल्फ हेल्प ग्रुप अर्बन एरिया में, क्योंकि अर्बन लाइवलीहुड मिशन की बात हो रहा है, वो बढ़ के 2021-22 में 4826 हो गया। यार ये इधर चल रहा है ना कुछ, उसको इग्नोर मारो, क्योंकि हम भी इग्नोर मार रहे हैं, इरिटेट कर रहा है। ठीक है, अब देखो क्रेडिट लिंक्ड एसएचजीज क्या है, इंक्रीज फ्रॉम 200। यार यही है, मतलब लोगों को ना सेंस, सिविक सेंस नहीं है इंडिया में। भाई आप यहाँ पे कुछ भी शुरू कर दे, पा पू पी पू कर रहे हैं। यार ट्रैफिक पे खड़ा है, मतलब अभी रेड लाइट है, तभी पी 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 करते रहता है सब। बस से पता नहीं इतना तेजी से निकलेगा, मतलब जब बस मान लो रुकी कहीं पे, कुछ भी रुकती है मेट्रो, तो ऐसा लगेगा कि भैया प्रधानमंत्री यही है इस देश का, कि इतना जल्दी में निकलता है लोग सब, कि भाई लगे अरे यार अभी इसको जाना है पता नहीं क्या, और निकल के उसके बाद बैठ के अंगड़ाई लेगा, शिखर गुटखा चबाएगा और फिर जाएगा। तो भाई इतना काहे जल्दी में तुम उतर रहे थे यार, आराम से उतर जाओ। हम यही देखते हैं, हम तो आराम से, मतलब भाई तुम लोग जाओ भसड़ मचाओ वहां पे गेट पे, भीड़ और करो, 2-3 मिनट में 5 मिनट में अपने आप ये सब जिनको भी निकलना होगा निकल जाते हैं, फिर आराम से निकलो। गजब हाल है, कोई सिविक सेंस नहीं है। एनीवे, स्वच्छ भारत मिशन में क्या हुआ है कि सब्सिडी टॉयलेट्स बनाने के लिए, आपको याद होगा 12,000 रुपए मिल रहे थे, जिसमें 4,000 तो केंद्र की तरफ से आ रहा था, उसमें बिहार सरकार ने 8,000 अपने तरफ से दिया था। तो आपका कुछ टेस्ट अब यहां पे कर लेते हैं। हाँ चलिए, आप ये बता दीजिए, ये आपका 21वां है। देखो यार ये टोटल अराउंड 25 क्वेश्चन कर लोगे अगर आप कमेंट करते जा रहे हो तो, समझ रहे हो, इंपॉर्टेंट है। आप ये बता दो कि प्रेजेंट रेट ऑफ अर्बनाइजेशन क्या है बिहार में, मतलब परसेंटेज। और दूसरा ये बता दो कि कितने न्यू नगर परिषद बिहार में सेटअप हुए हैं। ठीक है, और नगर पंचायत कितने न्यू, ये भी बता दो। ठीक, अब देखो बैंकिंग एंड अलाइड सेक्टर से आपका अब खत्म ही होने वाला है। देखो इसके बाद खत्म हो जाएगा आपका इकोनॉमिक सर्वे भी, मजा आ जाएगा आप लोग को। तो बैंकिंग एंड अलाइड में अगर देखें तो बिहार का जो लोन टू डिपॉजिट रेशियो क्या है, मतलब इसका मतलब क्या समझे कि बैंक है ये, तो आप कुछ डिपॉजिट करते हो, लोग, बैंक कुछ लोन देती है लोगों को। तो लोन टू डिपॉजिट का मतलब क्या कि बैंक कितना लोन दे रही है लोगों को अपॉन कितना बैंक में लोग डिपॉजिट कर रहे हैं, ये होता है। तो बिहार का लोन टू डिपॉजिट रेशियो कितना है बैंक का, 44.2। मतलब ये हुआ कि अगर 100 रुपया डिपॉजिट हो रहा है तो ये आगे लोन में 44.2 रुपया दे रहे हैं। ठीक है, अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें जिसका कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, वही चीज है लोन डिपॉजिट रेशियो बोलो या क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, मतलब बैंक क्रेडिट किसको दे रहा है ना, लोन का मतलब क्रेडिट ही होता है। तो डिस्ट्रिक्ट्स हैविंग क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो हायर देन नेशनल एवरेज। नेशनल एवरेज देखो, अगर पूरे देश की अगर हम बात करें तो 100 रुपया अगर डिपॉजिट होता है तो उसमें से क्या करता है 72.1 रुपया बैंक आगे में बढ़ाता है। इससे ज्यादा हमारे जिले कौन कौन से हैं बिहार में जहां पे इस नेशनल एवरेज से भी ज्यादा क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है, तो वो है आपका पूर्णिया, अररिया एंड किशनगंज। पूर्णिया, अररिया एंड किशनगंज, मचाऊ टाइप के ये लोग काम कर रहे हैं। कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे सबसे लोवेस्ट है हमारा लोन डिपॉजिट रेशियो, वो है आपका मुंगेर। कि मतलब यहां पे डिपॉजिट अगर 100 रुपया हो तो पता नहीं 20 रुपया आगे बढ़ाता होगा बैंक लोन में। स्टेट्स विथ ग्रेटर देन 100% क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, मतलब अलग लेवल पे बैंक वहां पे काम कर रही है कि मैं अगर 100 रुपया अगर उनके पास डिपॉजिट हुआ है तो वो 125 रुपया का क्रेडिट चला रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो जब वो मान लो कि 125 में क्या 50 किसी को देगा, 60 किसी को देगा, तो ये सब 60 रुपया थोड़ी ही निकाल के लेके चले जाते हैं, है ना। कोई छोड़ देगा वहां पे 10 रुपया निकाला, 40 रुपया छोड़ दिया। अब वो 40 रुपया बैंक के पास है तो उसमें से क्या करेगा 30 रुपया फिर किसी को दे देगा। तो ऐसे वो क्या होता है कि डिपॉजिट भले ही 100 रुपया हो बट वो क्रिएट कर देते हैं क्रेडिट 125 रुपया का। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये ऐसे 2 राज्य हैं जहां पे आपका क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 100% से भी ज्यादा है। एक क्वेश्चन इस पे बता दो, वो कौन सा ऐसा हमारा जिला है जहां पे लोन डिपॉजिट रेशियो लोवेस्ट है, लोन डिपॉजिट रेशियो या क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो लोवेस्ट है, ये आप बताओगे। अब आप देखो ह्यूमन डेवलपमेंट यहां पे हम लोग करेंगे। तो देखो ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या होता है कि ह्यूमन का विकास, हेल्थ, एजुकेशन, ये सबसे रिलेटेड जो चीज़ें है वो ह्यूमन डेवलपमेंट होती है। तो सोशल सर्विसेज में हमारी जो एक्सपेंडिचर है वो पिछले 16 सालों में 11 टाइम्स बढ़ी है। एजुकेशन में हमने एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है हमारा 8 गुना, हेल्थ में हमारा 11 गुना एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है।
ठीक है। अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ की बात करें तो बिहार में 2006 से 2010 के बीच में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ थी 65.8 साल, वो बढ़ के अभी हो गई है 69.5 साल 2016 से 2020 के बीच में। अगर ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ की बात करें तो ये हमारा इंडिया से बस आधा साल ही कम है। इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एवरेज है 70 साल, हमारा 69.5 ईयर्स है, तो मतलब आधा साल बस कम है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी और मैटरनल मोर्टालिटी रेट की बात करें तो हमारे बिहार में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी 2005-06 में बस 22% होता था कि मतलब 100 अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं या बच्चियां, तो उसमें से बस 22 बच्चे या बच्चियों का हॉस्पिटल में डिलीवरी हो रहा है, बाकी घर में ही। आपको पता ही है कि पहले कैसे चलता था कि कोई एक मेड टाइप की होती थी और वही जो है डिलीवरी सब में हेल्प करती थी। तो बस 22 लोगों का हॉस्पिटल में डिलीवरी होता था। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मतलब वो होता है 2005-06 में, और बाकी जो आपके 78 बच्चे बच्चियां क्या हुए, वो घर में ही जन्म उनका होता था। अभी ये बढ़ के 2019 से 2021 में क्या हुआ है कि 76.2% हो गया है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। ठीक है, कि मतलब अब जो है 100 में से 76.2 बच्चे बच्चियां मतलब हॉस्पिटल में उनका डिलीवरी हो रहा है। अगर मैटरनल मोर्टालिटी रेट की बात करें ना, तो ये देखो मैटरनल मोर्टालिटी रेट का मतलब ये होता है कि अगर 1 लाख अगर बच्चे लोग जन्म ले रहे हैं ना, तो उसमें से जन्म देते हुए कितनी माएँ डेथ कर जा रही हैं। ठीक है, तो 1 लाख अगर लाइव मतलब जो जीवित बच्चे अगर जन्म ले रहे हैं तो उसमें कितनी माँ मर जा रही हैं, तो 2015-17 में 165 माएँ मर जाती थी बच्चे को जन्म देने के टाइम में। ठीक है, 1 लाख अगर बच्चे जन्म हो रहे हैं तो उसमें 165 माताएं मर जाती थी, वही कम होके अभी 118 हो गया है 2018-20 में। ठीक है, तो मैटरनल मोर्टालिटी रेट अभी कितना है 118, कितना है 118। ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन की अगर बात करोगे तो अगेन ये सब है कितना लैट्रिन बना, ये सब कोई जरूरत नहीं है। इनरोलमेंट इन एजुकेशन, अगर प्राइमरी लेवल की बात करें तो ग्रोथ रेट ऑफ इनरोलमेंट का मतलब क्या होता है एडमिशन। तो अगर प्राइमरी लेवल का मतलब 1 से 8 जो कक्षा वाले जो चीजें हैं, तो उसमें एनुअल ग्रोथ रेट जो है ना एडमिशन कराने में प्राइमरी लेवल पे वो 4.1% है। मतलब अगर पहले किसी साल में 100 हुआ तो अगले साल में 104.1 एडमिशन होगा। टोटल इनरोलमेंट एट प्राइमरी लेवल ये इतना से इतना हो गया, जरूरत नहीं है। ठीक है, ये भी जरूरत नहीं है। पीएम पोषण स्कीम, ये प्राइमरी स्कूल का कवरेज जो है इसमें बढ़ गया है। पोषण स्कीम में आपको पता है कि जो बच्चे होते हैं उनको भी वहाँ पे खाना मिलती है। तो इसमें 2017-18 में 63.1% प्राइमरी स्कूल जो थे वो कवर थे, अब वो बढ़ के 64.4 हो गया है। अपर प्राइमरी का भी ऐसे ही बढ़ा है। वीमेन डेवलपमेंट के लिए जो आउटले है वो 71.2% बढ़ी है। वीमेन के डेवलपमेंट के लिए जो भी हम बजट में एलोकेट करते हैं, ये अगर हम देखें 2016-17 से 2020-21 के बीच में 71.2% बढ़ी है। ठीक है, अगर दीदी की रसोई की बात करें तो ये कम्युनिटी रन कैंटीन है, मतलब एक मॉडल है जीविका के अंदर में जहाँ पे कम्युनिटी रन है कि मतलब एक पूरा कम्युनिटी इसको रन करती है, जीविका दीदीज जो होती हैं वो चलाती हैं। ये कहाँ पे हॉस्पिटल्स और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में दीदी चला रही हैं ये लोग। 75 दीदी की रसोई अभी ऑपरेशनल है और ये कितने को एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं, 700 सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स को एम्प्लॉयमेंट दे रही है। 75 जो दीदी की रसोई है, बहुत अच्छा खाना होता है, सस्ता होता है। चैप्टर नंबर 13 जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, शिशु के विकास के बारे में बात करता है इकोनॉमिक सर्वे। इसमें अगर हम देखें कि अगर बिहार में कितने 0 से 18 एज ग्रुप वाले कितने हमारे बच्चे हैं, तो वो है 4.98 करोड़, लगभग 5 करोड़। उसमें 2.35 करोड़ गर्ल्स हैं आपके, तो कितने बचे बॉयज, 2.63 करोड़। ये क्या दिखाता है कि हमारा अभी भी बायस्ड सेक्स रेशियो है, क्योंकि बच्चे अभी भी कम हैं और बॉयज ज़्यादा हैं, राइट। अगर पोषण ट्रैकर ऐप की बात करें तो रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए ये हम पोषण ट्रैकर यूज करते हैं। किस चीज़ के लिए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जो भी ICDS के अंदर में जो भी हम लोग सुविधाएं दे रहे हैं तो उसका मॉनिटरिंग करने के लिए पोषण ट्रैकर ऐप लेके आए हैं। ये ICDS जो है ये हमारे बिहार के 38 जिलों में काम कर रहा है। अगर हम थोड़ा सा चिल्ड्रन से रिलेटेड एक इंडिकेटर्स की देखें तो देखो 3 इंडिकेटर्स बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं चिल्ड्रन से, बच्चों से रिलेटेड, स्टंटिंग, वेस्टिंग और अंडरवेट। स्टंटिंग क्या होता है कि लो हाइट फॉर एज,
भाई आपका एज हो गया है 20 साल, आप हो 3 फीट के, ठीक है, तो ये होता है स्टंटिंग। स्टंट हो गया है मतलब छोटा हो गया है, वो छोटा है हाइट में। तो अगर आप देखोगे एक्सटेंट, तो सबसे ज़्यादा स्टंटिंग आपको है सीतामढ़ी में और सबसे कम स्टंटिंग है आपको गोपालगंज में। अगर वेस्टिंग की बात करें तो आपको लो वेट टू हाइट है, आपका हाइट तो है 6 फीट, आपका वेटवा है 40 kg, ठीक है। आप एकदम लकड़ी जैसे सुखल रखते हैं कि वो लप्पू सा की, अभी वो भाभी जी का वो फेमस हुआ था ना, वो सचिन का ना लप्पू सा तो है वो लौंडा, तो वो लप्पू सा लौंडा वो इसलिए क्योंकि वो वेस्टिंग है, उसका हाइट के हिसाब से उसका वेट नहीं बढ़ा है, ठीक है। अब देखो, तो इसमें अगर देखोगे तो अरवल जो है, अरवल का सबसे ज़्यादा वहाँ पे वेस्टेड हैं लोग, हाइट के हिसाब से वेटे नहीं आ रहा है, एवरेज वेट अरवल का बहुत कम है, ठीक। मतलब ये हंसने की बात नहीं है, बट दिस इज़ वेरी ये कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बिहार अभी भी बहुत सारी चीज़ों में हमें तरक्की करनी है। वेस्ट चंपारण में सबसे कम है वेस्टिंग। अगर अंडरवेट की बात करें, अंडरवेट का मतलब क्या कि भाई आपका जो एज है ना, आपका जो उम्र है उसके हिसाब से आपका वेट कम है। उम्र है आपका 30 साल और आपका वेटवा है 25 kg, भाई ये तो कुछ अलग ही हो गया है ना। तो आप देखो कि अंडरवेट में क्या है कि आपकी उम्र के हिसाब से आपका वेट नहीं बढ़ रहा है, तो ये होता है अंडरवेट। हाइट के हिसाब से वेट नहीं, देखो कंफ्यूजन यहां पे पता है क्या होता है कि भाई अंडरवेट का मतलब कि वेट तो कम है, ये समझ में आ रहा है, लेकिन किस चीज के रिस्पेक्ट में वेट कम है? हाइट के रिस्पेक्ट में नहीं, एज के रिस्पेक्ट में। अगर आपका वेट कम है हाइट के रिस्पेक्ट में तो उसको कहते हैं वेस्टिंग, अगर एज के रिस्पेक्ट में कम है तो आपको कहते हैं अंडरवेट। देखो हम तुमको बता रहे हैं, एक याद रखना, देखो अंडर 19 ये सब खेलने जाते हैं लोग। अंडर 19 क्या है मतलब 19 साल से कम के लोग वहां पे खेलेंगे, तो अंडर जहां पे भी लगाते हो ना वो एज के लिए लगाते हो, ये याद रख लो। अब आपको अंडर वेट का पता है और वेस्टिंग में भी डब्ल्यू है, इसमें भी वेट आएगा ऊपर में, ठीक है। अंडर वेट में आपको पता ही है, इसमें जानने की जरूरत नहीं, बस अंडर का मतलब ये हो गया कि अंडर 19 का मतलब क्या होता है कि एज 19 से कम, तो मतलब अंडर जहां पे लगाते हैं जहां पे एज की कुछ हो, तो हम यहाँ पे एज से रिलेटेड और वेट पता है तो मतलब वेट बाई एज हो जाएगा। यहाँ पे वेस्टिंग में डब्ल्यू है तो डब्ल्यू हमारा ऊपर में वेट ही आएगा। हमने अब ये हमें पता है कि भाई एक जगह तो एज आता है, एक जगह हाइट आता है ना। तो हमने जब एज यहाँ पे डाल दिया अंडर वेट वाले में तो वेस्टिंग में क्या हो जाएगा, हाइट आ जाएगा। और बाकी स्टंटिंग का याद कर लो H/A, ठीक है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो साह, ठीक है, कि स्टंटिंग इज हाइट बाई एज साह। एज से कुछ और बनाना पड़ेगा तुम लोग को, तो अमित शाह से ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आप देखो कुछ यहाँ पे हम स्कीम्स देख लेते हैं। यहाँ पे हम आपको बता देते हैं ना कि अंडरवेट में कौन है, अरवल सबसे ज़्यादा अंडरवेट है, ठीक है डिस्ट्रिक्ट, और गोपालगंज सबसे कम। देखो गोपालगंज अच्छा डिस्ट्रिक्ट है, स्टंटिंग में भी सबसे कम है, अंडरवेट में भी सबसे कम है ना। अब देखो कुछ स्कीम्स है, पीएम मातृ वंदना योजना जो इकोनॉमिक सर्वे ने मेंशन किया हुआ है, तो इसमें क्या होता है कि 5000 प्रेग्नेंट वीमेन को मिलता है 3 इंस्टॉलमेंट में, और अगर वो जब डिलीवरी उनका हो रहा है तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करा रहे हैं तो 1000 रुपया और मिलता है, तो टोटल क्या हो जाता है 6000 हो जाता है। अब बस इसके बाद चैप्टर 14 लास्ट है, खत्म हुआ, इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें देखो एवरेज रेनफॉल हमारा अगर बिहार का देखें 2021 में तो 1414 मिलीमीटर था। एवरेज मिनिमम टेम्परेचर कितना था, न्यूनतम तापमान का एवरेज 30 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब न्यूनतम तापमान का मिनिमम टेम्परेचर का भी एवरेज 30 डिग्री है, मतलब 30 डिग्री तो यार ठीक ठाक, मतलब उससे 35 डिग्री में तो गर्मी लगने लगती है अच्छा खासा। एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर बिहार का कितना है, 42.5 डिग्री सेल्सियस। अब ये कैसे एवरेज मैक्सिमम निकालते हैं वो नहीं, देखो हम तो ऐसे देखो किसी दिन में, अब देखो डीप में हम खुद ही क्वेश्चन पूछ लेते फिर हमको लगता है बता ही देना चाहिए। देखो किसी भी दिन में क्या होता है, ऐसा कुछ होता है, सॉरी ये तो हम क्या किए, किसी दिन में ऐसा होता है कि भाई ऐसा होता है कि भाई आप जब सुबह हुआ तो थोड़ा सा कम रहता है टेम्परेचर, फिर दोपहर होते होते बढ़ता है, फिर आपको रात में होते हुए कम होगा, फिर सवेरे बढ़ेगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर इस दिन का ये है और मिनिमम मान लो कि ये है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, अलग अलग दिन का मैक्सिमम उठाया और उसका एवरेज लिया तो वो हो गया एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर, अलग अलग दिन का मिनिमम उठाया वो लिया तो वो हो गया एवरेज मिनिमम टेम्परेचर। तो यही है 2021-22 में अगर हम बात करें ना तो हमारे फ्लड के, बाढ़ की वजह से 32 डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे
प्रभावित हुए। क्लाइमेट चेंज लैब हमने पटना जू में खोला है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड स्टडीज़ के लिए, और हम अभी जू में गए थे थोड़ा टाइम पहले, तो था सही में, ठीक है। अगर हम बिहार में एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स की बात करें तो 3 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं। एक नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, ये वाला रीजन ये आप देख रहे हो, ये पहला एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है। एक आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, ये वाला रीजन, और एक आपका साउदर्न रीजन है, ये पूरा साउथ गंगा के नीचे वाला। इसमें लोग जनरली 2 पार्ट डिवाइड कर देते हैं, सब डिवाइड करते हैं, बट इसको एक ही पार्ट हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। उसी में 3A और 3B ऐसे लिखते हैं, है ना, ये वाला A है शायद, ओके। अब हम लोग देख लेते हैं रेनफॉल की। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पे हुआ है? वेस्ट चंपारण में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है। आपको पता है कि अगर हम बात करें बिहार की, तो यहाँ पे आपका वेस्ट चंपारण है, ठीक है, और यहीं पे आपको बहुत ज़्यादा माउंटेनस टाइप की चीज़ें हैं, तो यहाँ पे बारिश इसीलिए ज़्यादा होती है। उसके बाद किशनगंज आपका इस साइड में है ना, तो वहाँ पे भी बारिश होती है। तो वेस्ट चंपारण और किशनगंज में ठीक ठाक अच्छी खासी बारिश होती है। अभी तो इनफैक्ट अगर 2022 की अगर आप बात करोगे सितंबर तक में, तो किशनगंज ऊपर था, लेकिन पूरे 1 साल की अगर आप बात करोगे तो वेस्ट चंपारण ऊपर है, बट बहुत ही कम से ऊपर है। देखो ना, mm में देखोगे तो 2248 mm है और ये 2224 mm है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और लिस्ट कहाँ पे है? अरवल में है, ठीक है, समझ में आ गया बात ये। अगर कुछ चीज़ें और भी थोड़ा यहाँ पे है कि कंवरताल को 48वां रामसार साइट बनाया गया था, ये बेगूसराय में है। महावीर बायोडाइवर्सिटी पार्क हमारा जमुई में खुला है। इसी के साथ दोस्तों ये ख़त्म हुआ। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो ना, तो आप, और अगर कुछ और भी टॉपिक हमसे पढ़ना चाहते हो तो बताइए आप कमेंट में कि और कौन कौन सा टॉपिक आप हमसे पढ़ना चाहते हो, कमेंट में बताइए। अगर अच्छा लगा तो वो भी बताइए, जैसे आप लोग बोलिएगा उसके हिसाब से आएगा। और ये भी बताइए कि क्या इंडियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे का एक मैं लेके आ जाऊं क्या लेक्चर? अगर आप लोग सब कोई बोलेंगे तो एक बजट और इकोनॉमिक सर्वे इंडिया वाला भी वो छोटा में सिमटा देंगे, 45-50 मिनट का वीडियो आएगा, आपको करके दे देंगे। आप बताइएगा उसके हिसाब से ही, लेकिन ठीक है, ओके देन, चलो फिर मिलते हैं कभी आगे।